everyone. Good evening. Finally welcome back. नंदन अभिनंदन बहुत 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 ज्यादा स्वागत है आप सभी का हमारे सिक्स नहीं सेवेंथ लेक्चर में. यस, सेवेंथ लेक्चर में. दैट इज योर ह्यूमन डेवलपमेंट. यस, सेवेंथ पार्ट है आज हमारा. फाइनली सेकेंड लास्ट पार्ट है. आई वुड से सेकेंड लास्ट पार्ट क्यों है? क्योंकि इस पार्ट के बाद हम लोगों का फाइनली हम लोग चल लेंगे हमारा लास्ट पार्ट. दैट इज जो पार्ट 8 होगा. वहां पे हम डिस्कस करेंगे जितनी भी हमारी इस चैप्टर की एनसीईआरटी है, इस चैप्टर का पीवाईक्यू है, इस चैप्टर की ग्लॉसरी है ना. वो सब हम डिस्कस करेंगे. तो आज हम ये चैप्टर ऑफिशियली खत्म कर देंगे. ह्यूमन डेवलपमेंट खत्म हो जाए. ठीक है जी. चैप्टर पे हम आएंगे. पहले तुमसे थोड़ी गुफ्तगू कर लूं, मैं तुमसे थोड़ी बातचीत कर लूं, मैं है ना, तुम्हारे हाल समाचार पूछ लूं मैं. सो कैसे हो तुम सब? सो आई टोटली अज्यूम कि तुम सब मजे में होगे, है ना. तुम सब अच्छे होगे, बहुत एंजॉय कर रहे होगे. यस, आई नो मैंने टेलीग्राम पे मैंने भेज दिया था वैसे कि मैंने क्लास क्यों नहीं ली थी कल. एक्चुअली मुझे ना बहुत ज्यादा टेक्निकल इशू हो रहा था. ठीक है. तो क्योंकि टेक्निकल इशू मुझे बहुत हो रहा था, बिकॉज ऑफ दैट मैं क्लास नहीं ले पाई, मैं क्लास रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई. सो दैट्स व्हाई एक दिन तुम्हारा और डिले हो गया. बट डोंट वरी, तुम्हारा कल तक, दैट इज मतलब टिल संडे. संडे, हाँ, संडे तक तुम्हारा पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना. तो मतलब आज ऑलरेडी सैटरडे हो गया. तो सैटरडे को तुम्हारी क्लास खत्म हो जाएगी, मतलब यार तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया कल. दैट इज ऑन संडे. तुम्हारा एनसीईआरटी क्वेश्चन भी आई विल कंप्लीटेड. तो बाय दिस थिंग तुम्हारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है. फ्रॉम मंडे हम तुम्हारा चैप्टर 4 शुरू करेंगे. दैट इज सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ योर हाफ ईयरली. किसी किसी स्कूल के लिए वो हाफ ईयरली का लास्ट सिलेबस लास्ट चैप्टर हो सकता है. ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि किसी स्कूल में फर्स्ट 4 चैप्टर्स आएंगे, किसी स्कूल में फर्स्ट 5 भी आ सकते हैं. बट हम अपनी तैयारी करके जाएंगे. हम फर्स्ट 5 आई विल मेक यू कंप्लीट. ठीक है. तो वो हमारा 31 अगस्त तक हो जाएगा. तो वो तो मेरा टेंशन है, वो मेरी सिरदर्दी है. वो मैं कैसे तुम्हें करवाऊंगी, अच्छे से कैसे मैं करवाऊंगी, वो मुझे तुम्हें पढ़ाना है. तुम्हें उसका कोई भी टेंशन नहीं लेना. यस, तुम्हें बस एक ही बात है, ये लेना है तुम्हें. मतलब टेंशन नहीं लेनी है. जब तुम मेरे साथ अब पढ़ रहे हो तो यू डोंट हैव टू वरी एनी अबाउट एनीथिंग. ठीक है. तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जो मैंने बस 2 काम मैं बोलती हूँ. एक काम है जो भी जितना मैं पढ़ाऊँ उसको मैं रिवाइज कर लूँ. एंड दूसरा मैं तुम्हें ये कहती हूँ कि जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल है, एक ही टेलीग्राम चैनल, एक लौता बेचारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो. उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. क्यों कर लो ज्वाइन? जिससे कि तुम्हें टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहे. अभी तक मैंने जितने भी उसके ऊपर पीडीएफ सबमिट अपलोड करे हैं, वो पीडीएफ तुम्हें मिल जाए, तुम तक पहुंच जाए और तुम उसका पूरा पूरा फायदा उठाओ. पढ़ो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो और वो चैप्टर में तुम मास्टरी हासिल कर लो. दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, मैंने शुरुआत से कहा कि वो कॉन्फिडेंस मुझे तुम्हारे अंदर चाहिए. यस. सो आई कंप्लीटली अज्यूम कि तुम सब बहुत 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 ही ज्यादा अच्छे होगे. यस, फाइनली जुलाई खत्म हो गया, है ना. जुलाई भी खत्म हो गया. आज हम फाइनली अगस्त में कदम रख चुके हैं. पहला अगस्त भी आ गया आज. यस. सो अगस्त का महीना सबको बहुत 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 ज्यादा मुबारक हो. थोड़ा सा लेट हो गया बट यस, बहुत 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 ज्यादा मुबारक हो. एंड इसी शुरुआत के साथ, इसी जोश के साथ, इसी नए महीने के उसके साथ, मतलब एनर्जी के साथ, लेट्स स्टार्ट हमारा सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट. और सेकंड लास्ट पार्ट चैप्टर तो अभी नहीं होगा. सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस थर्ड चैप्टर, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट. ठीक है. तो क्लास की जो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन है, अपन लोग जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, पिछली क्लास हमारी कब हुई थी? आज हो गया सैटरडे. यस. तो हमारी लास्ट क्लास हुई थी, जहां तक मुझे याद है, थर्सडे हुई थी. मैंने थर्सडे को क्लास डाल दी थी. तो थर्सडे को अपन लोगों की क्लास हुई थी, है ना. तो थर्सडे को अपन लोगों की क्लास हुई थी. सो आज हम उसको पढ़ लेंगे. जो हमने थर्सडे को पढ़ा था एक बार अपन लोग उसको रिवाइज कर लेंगे. और जो आज थर्सडे को रिवाइज करना था, जो करना था हमने, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. वो अपना जो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन है उसको क्विकली कर लेते हैं.
एंड देन जो आज की क्लास है, जो सेकंड लास्ट पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, अब जो लास्ट पार्ट बच गया है इस चैप्टर का, एक बार उसको हम रिवाइज कर लेंगे। तो जैसा तुम्हें अगर याद हो, थर्सडे को अपन लोगों ने पढ़ा था तुम्हारे स्टेज के बारे में, तुम्हारे स्टेज को कवर किया था। यस, दैट इज एडोलेसेंस। मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगी बिकॉज ऑलरेडी एक क्लास मैं हर एक एक स्टेज पे ले रही हूँ। रिकैप है, जल्दी जल्दी इसको हम करेंगे। यस, तो तुम लोग पिछली वाली जो क्लास है इसकी जो पार्ट 6 जो है वो देख लेना, ये पार्ट 7 है। तो जो हमारा पार्ट 7 है, इट इज ऑल अबाउट, आज जो हमारी पार्ट 7 है ये है हमारा एडल्टहुड एंड ओल्ड एज के बारे में। बट उससे पहले हम थोड़ा सा क्विकली ये एडोलेसेंस रिवाइज कर लेते कि हमने पार्ट 6 में क्या पढ़ा था, जो थर्सडे को शेड्यूल हुआ था। यस, तो पार्ट 6 में हमने एडोलेसेंस पढ़ा था, दैट इज तुम्हारी एज जिसमें अभी तुम हो। तो एडोलेसेंस इज व्हाट, वो एक ट्रांजिशनल पीरियड है, वो एक ब्रिज पीरियड है। कहाँ से? चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ। मतलब तुम्हारे अंदर अभी कुछ कुछ बचपना भी है और तुम्हारे अंदर बड़ों वाली जो क्या नाम है, बड़ों की जिम्मेदारी वाला भी तुम्हारे अंदर वो फीलिंग्स आ रही, तो तुम उन दोनों के बीच में अभी बिछे हुए हो। तुम अभी एक सैंडविच फेज में हो। यस, एडोलेसेंस को हम सैंडविच फेज, लाइक मैं एडोलेसेंस को सैंडविच फेज बोलती हूँ, क्यों? क्योंकि वो एक चाइल्डहुड और एक एडोलेसेंस, सॉरी एडल्टहुड, इन दोनों के बीच में एक सैंडविच बना हुआ है। ठीक है, एडोलेसेंस में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? तुम्हारा प्यूबर्टी का ऑनसेट, तुम्हारी प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है? तुम्हारा जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है, तुम्हारी जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है, तुम्हारी जो सेक्सुअल अवेयरनेस है, तुम्हारी जो सेक्सुअल नॉलेज है, ये सारी चीजें तुम यहाँ पे अटेन कर लेते हो। यस, यस, तो यहाँ पर सिर्फ बायोलॉजिकली ही नहीं, फिजिकली ही नहीं, और तो साइकोलॉजिकली भी चेंजेस होती है। और ये हर कल्चर के लिए अलग 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 होती है। फिजिकली में भी सब, फिजिकली तो यूनिवर्सल होती है, लेकिन साइकोलॉजिकली सोशली सबके लिए अलग अलग होती है, सबका कल्चर भी अलग अलग है। तो कॉन्टेक्स्ट वाइज सबका अलग अलग होता है, सिंपल। फिर हमने एडोलेसेंस में सबसे पहला स्टेज हमने देखा था फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में हमने क्या देखा था? फिजिकल डेवलपमेंट मतलब आपकी जो बॉडी कैसे फिजिकली डेवलप में होती है। तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि जैसे ही आप प्यूबर्टी स्ट्राइक आपकी होती है, तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एंड ड्यू टू योर हार्मोनल चेंजेस आपके अंदर जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है वो शो होती है बिकॉज ऑफ योर हार्मोनल चेंजेस। नेचुरल पार्ट है। यस, बॉयज के अंदर अलग होती है, गर्ल्स के अंदर अलग होती है, लेकिन यूनिवर्सली अक्रॉस हर के लिए यही होती है। ठीक है, तुम चाहे इंडिया में हो, तुम चाहे जापान में हो, तुम चाहे यूएस में हो, तुम चाहे जर्मनी में हो, तुम चाहे मेक्सिको में हो, तुम चाहे थाईलैंड में हो, तुम देश के, तुम दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन ये फिजिकल डेवलपमेंट सबके लिए इसी टाइप से ही होती है। इसमें कोई ऊपर नीचे 19-20 का फर्क नहीं होता। यस, ओके। इसमें हमने यही पढ़ा है अभी तक कि इसके अंदर आपकी जो फिजिकल चेंजेस है वो काफी ज्यादा तेज होती है, दैट इज ग्रोथ रेट भी एंड प्लस सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी, एंड धीरे धीरे होती है। यस, तो अगर मैं लड़कों की बात करूँ तो उनके अंदर वॉइस चेंज होती है, उनका क्या नाम है, फेशियल हेयर बहुत ज्यादा आता है। यस, उनके गले का जो मतलब जो एडम्स एप्पल हम बोलते हैं ना, गले में यहाँ पे जो इन लोग का वॉइस बॉक्स होता है, तो उसमें ये होता है, जिससे उनकी वॉइस चेंज होती है। यस, ओके। तो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक और सेकेंडरी में क्या हुआ? प्राइमरी इज योर बेसिक जेनाइटल का डेवलपमेंट। यस, जेनाइटल, जो जेनाइटल का होता है उसका हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जेनाइटल की आपकी बात हो रही है, आपके प्राइवेट एरियाज की बात हो रही है जो डेवलप होता है। लेकिन आपका जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज समथिंग दैट इज क्वाइट विजिबल, दैट इज जो दूसरे भी आपको आपको ऑब्जर्व करके बोल सकते हैं। जैसे तुम जब किसी से काफी सालों के बाद मिलते हो तो बोलते ना, अरे तुम तो कितने बड़े हो गए, मैं तो आवाज कितनी बदल गई है ना? बिकॉज उन्होंने आपको बहुत दिनों के बाद देखा है और आपको अब एडोलेसेंस फेज में देखा है, मे बी आपको पहले बचपन फेज में देखा होगा और आपको अब एडोलेसेंस में देखना होगा। तो उस टाइम फ्रेम के बीच में यू हैव डेवलप्ड अ लॉट, वो डेवलपमेंट ही है ना, तो वो डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, तो उसके वजह से तुम्हारे फेसेस पे या तुम्हारी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज क्वाइट विजिबल। अगर मैं लड़कों की बात करूँ, लड़के कहाँ चले गए, हाँ, अगर मैं लड़कों की बात करूँ तो तुम्हारा ग्रोथ बहुत, तुम्हारी हाइट में बहुत चेंज होता है, तुम्हारा फेशियल हेयर होता है, तुम्हारी आवाज में चेंज होता है।
लड़कियों की बात करूँ तो उनकी हाइट में भी चेंज होता है, लेकिन उनके साथ-साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एडोलेसेंस में लड़कियों के साथ होती है वो होता है मेनार्क। मेनार्क मतलब जो उनके पीरियड्स होते हैं, जो उनका मंथली गेस्ट होता है, मैं उसको मंथली गेस्ट बोलती हूँ, बाकी लोग तो उसको और भी बोलते हैं। तो हमारा जो ये मंथली गेस्ट है उसकी शुरुआत हो जाती है, वो गेस्ट हर महीने आने लगता है, 3 से 5 दिन के, किसी के लिए 5 से 7 दिन का भी होता है ये टाइम फ्रेम। तो ये इस एज में आते, ये मतलब इतने दिनों के लिए हर हर महीने ये मेहमान आता है, जिसको हम चाह के भी हम मना नहीं कर सकते हैं। यस, तो मेनार्क इज बेसिकली द ऑनसेट, ऑनसेट मतलब उसकी शुरुआत है, और मेनोपॉज मतलब उसका अंत है। ठीक है, और उसके बीच जो होता है उसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो लड़कों के लिए जो ग्रोथ स्पर्ट होता है वो 10 12 से 13 होता है, लेकिन लड़कियों के लिए 10 से 11। कहने का मतलब लड़कों में प्यूबर्टी लेट से आती है, लड़कियों में प्यूबर्टी जल्दी आती है, तो इसलिए लड़कियां ज्यादा समझदार होती हैं। जस्ट जस्ट जोकिंग, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा ऑफेंड मत हो जाना, अगर तुम लड़के हो तो ऑफेंड मत होना, मैं बस ऐसे मजाक कर रही थी, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब इट वेरीज टू इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें काफी और भी चीजें पढ़ी थी, मेनार्क के बारे में काफी चीजें बताई गई हैं कि वो कितना जेनेटिक और एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस्ड होता है। उसके बाद इसमें और भी चीजें कि फिजिकल डेवलपमेंट में कैसे साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आती हैं, जैसे जैसे एडोलेसेंस ग्रो करते हैं, जैसे जैसे एडोलेसेंस इस फेज में आते हैं, उनकी जो अट्रैक्शन है फॉर एन ऑपोजिट जेंडर वो भी इंक्रीज हो जाती है। यस, तो ये भी एक फैक्ट है। तो उसके बारे में उनकी नॉलेज, उनकी सेक्सुअल फीलिंग, सेक्सुअल नॉलेज, सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल अवेयरनेस, सब कुछ इस एज में जनरेट होती है। और इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी तुम्हें हर चीज की होती है, तुम्हें हर चीज जानने की इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि तुम उसकी वीडियोस देखते हो, तुम बहुत सारा सी, आई नो यू डू, ठीक है, तो इसमें यू डोंट हैव टू फील ऑकवर्ड, मतलब अजीब फील करने की जरूरत नहीं है। तो इट इज मोस्ट लाइकली कि तुम्हें बहुत चीजें पता होनी चाहिए, तुम बहुत चीजें जानने की कोशिश करते हो, बिकॉज तुम नए फेज में आए हो, तो यू ट्राई टू गूगल एवरीथिंग, है ना। तुम चाहे आजकल तो अब चैट जीपीटी पे पूछ लोगे, जेमिनाई पे पूछ लोगे, है ना, परप्लेक्सिटी एआई है उससे पूछ लोगे, कुछ भी होगा, कोई भी एआई होगा, गूगल होगा, वीडियोस होंगे, तुम कुछ भी देख लोगे। अभी यू हैव एक्सेस, बहुत खुला 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 एक्सेस है तुम्हारे पास, ओपन एक्सेस है। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि इन सब चीजों के बारे में, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेक्सुअल नॉलेज, सेक्सुअल अवेयरनेस, सेक्सुअल एजुकेशन, इसके बारे में हम अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते, ना हमारे पेरेंट्स हमसे इस बारे में बात करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि टॉपिक ही इतना प्राइवेट है, ये टॉपिक ही ऐसा ऑकवर्ड फील करा देता है कि हमारे पेरेंट्स भी हमसे इस बारे में बात करना नहीं पसंद करते हैं, या हम उन्हें अपने फीलिंग्स नहीं बता पाते हैं, एंड इट्स वेरी नेचुरल, ठीक है, ये होता है। सो इट इज नॉट लाइक तुम्हारे साथ ही होता है, तुम्हारे दोस्त के साथ ही होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। यस, लेकिन इसी वजह से यही एक सबसे बड़ी भूल हम लोग, तुम लोग करते हो बेसिकली, कि हर एक एडोलेसेंस करता है अपने इस जर्नी में, कि वो अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताता है और हर चीज अपने दोस्तों को बता देता है। दोस्तों के साथ वो दोस्त भी तुम्हारे अभी उसी एज ग्रुप है, उनको भी उतना नहीं पता जितना तुम्हारे पेरेंट्स को पता होगा, जितना तुम्हारे टीचर्स को पता होगा, जितना और किसी को पता होगा। लेकिन हम किससे डिस्कस करते हैं? दोस्तों से। क्यों? क्योंकि वो हमारे रिलेशन में है, लाइक वो हमारे एज ग्रुप में है, वो हमें अच्छे से समझेंगे, दैट फीलिंग। एंड उसकी वजह से क्या होता है, हम उनसे हर चीज डिस्कस कर लेते हैं, और जिससे हमें करना चाहिए हम उससे कुछ करते नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम गलत कदम उठा लेते हैं, जस्ट आउट ऑफ अ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ एक्सप्लोरेशन। इसी के बाद आ जाती है आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी। इन ऑर्डर टू नो, लाइक सेक्सुअल आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, ये वो हजार चीजें इसमें आती है। ये था आपका फिजिकल डेवलपमेंट। फिर अपन लोगों ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ा था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या पढ़ा था? कि यहाँ पर आप एज अ स्टूडेंट, एज अ इंडिविजुअल, आपकी जो थिंकिंग है ये काफी ज्यादा लॉजिकल हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हो जाती है, आप बहुत ज्यादा मैथमेटिकल, लाइक इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशंस वगैरह आप लोग बहुत कर सकते हो। तो ये जो आप इस स्टेज में हो, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट, जो 11 से 15 साल तक में होती है। तो इसमें यू बिगिन, मतलब तुम बहुत सारा अपने बारे में सोचते हो, तुम इवन आइडियलिस्टिक, ये आइडियलिस्टिक थिंकिंग तुम्हारी होती है कि कौन कैसा होना चाहिए, आइडियल स्टैंडर्ड तुम सेट कर पाते हो और अपने आप को उनसे कंपेयर करते हो। ये सारी चीजें बेसिकली यहाँ पे हमने इसके बारे में पढ़ा था।
इवन हमने ये भी पढ़ा था, एक हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग होता है कि यहाँ पे तुम प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, फिर तुम उसका सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप निकालने की कोशिश करते हो, उसकी टेस्टिंग करते हो, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट सोल्यूशन निकालते हो। तो दिस इज हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, क्योंकि इसमें तुम्हें बहुत रिसर्च करना पड़ता है, तुम्हें बहुत पढ़ना पड़ता है, तुम्हें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। यस। इसके बाद अपन लोगों ने दो तरीके का ईगो सेंट्रिसिज्म पढ़ा था। ये ईगो सेंट्रिज्म से पहले हमने कुछ मॉडल रीजनिंग की बात करी थी। अगर याद होगा तुम्हें, मैंने अगर चाइल्डहुड में तुम्हें बताया था कि वहां पे बच्चों का जो मॉडल रीजनिंग होता है, याद पहली बात तो वो सही गलत से शुरू होता है, और उसके बाद वो सोसाइटी के नॉर्म पे चला जाता है कि जो सोसाइटी ने कह दिया, मतलब कह दिया सो कह दिया, वो वाली बात, कह दिया ना बस कह दिया, वो वाली बात हो जाती है। तो हाँ, तो सोसाइटी बेसिकली किस बेसिस पे, सोसाइटी ने कुछ भी बोला कि लड़कियों को 12th के बाद पढ़ना नहीं चाहिए, सोसाइटी ने ये कह दिया, हमने सोसाइटी की बात मान ली, हमने उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, अब हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये हम बचपन तक कर रहे हैं, लेकिन जब हम इस स्टेज पे आ जाते हैं, एडोलेसेंस में आते हैं, तो यहाँ पे हमारे मॉरल कंडक्ट खुद के होते हैं। हम सही गलत निकालते हैं कि क्या ये मेरे सही है, क्या ये मेरे गलत, हमारे अंदर इतनी मेच्योरिटी आ जाती है। तो यहाँ पे सोसाइटी का कोई भी मॉरल वैल्यूज एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड नहीं होता है, एंड वी शो सम सॉर्ट ऑफ अ फ्लेक्सिबिलिटी। हम हर ऑप्शन, हर डिसीजन के ऑल्टरनेटिव्स निकालते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ये डिसाइड करते हैं और कौन सा ऑल्टरनेटिव हमारे लिए सही है। सिंपल सोबर मॉरल रीजनिंग, इसमें कोई झमेला नहीं है। जो तुम्हें सही लगा तुम वही करते हो, राइट, क्योंकि वो तुम्हें सही लगता है, वो सोसाइटी को सही नहीं लगता। तो जरूरी नहीं कि सोसाइटी को सही लगे, तुम्हारे पेरेंट्स को सही लगे, जो तुम्हें लगता है तुम वो करते हो। एडोलेसेंस में यही होता है। ऑल्सो एक स्पेशल काइंड ऑफ ईगोसेंट्रिसिज्म, जो हमने एक ईगोसेंट्रिसिज्म हमने पढ़ा था चाइल्डहुड में। यस। एक हम पढ़ेंगे यहाँ पे एडोलेसेंस में। यहाँ पे जो ईगोसेंट्रिसिज्म है, ये दो तरीके का, एक है इमेजिनरी ऑडियंस और एक है पर्सनल फेवर। इमेजिनरी ऑडियंस क्या होता है? मान लो तुम एक लड़की हो और तुम्हारे चेहरे पे एक पिंपल है, सिंपल सी बात है, एक पिंपल है। अब तुम अपनी क्लास में चली गई, अब क्लास में जाके तुम्हें क्या लगेगा, सब मुझे देख रहे हैं, सब मेरे बारे में गॉसिप कर रहे हैं, सब मुझे ही नोटिस कर रहे हैं। दैट इज द थिंग। या तुम एक लड़की हो, अब तुम्हारे कपड़े पे इंक गिर गई, तुम्हारी शर्ट पे इंक गिर गई, तो इट इज हाईली विजिबल। ओके। अब तुम भी क्लास में गए, अब तुम्हें क्या लगेगा, सब सब मुझे देख रहे हैं, सब मेरी शर्ट को नोटिस कर रहे हैं, सब मेरा मजाक बना रहे हैं, सब मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, सब मुझे। तो दिस इज द थिंग दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी ऑडियंस। आप अपने मन में ही इतनी ख्यालात बना लेते हो, आप अपने ही उसमें इमेजिन इतना कर लेते हो। इमेजिनरी ऑडियंस मतलब तुम मन में ही कर लेते हो कि ये ऐसे ऑडियंस है, ये मुझे नोटिस कर रही है, ये मेरे बारे में बात कर रही है, ये मुझे ऑब्जर्व कर रही है, फलाना ढिमकाना। सिंपल। ठीक है। तो इसकी वजह से ये तुम्हें ज्यादा एक्सट्रीमली सेल्फ कॉन्शियस बनाती है। पर्सनल फेबल क्या होता है? तुम्हें मान लो तुम्हारी किसी दोस्त से लड़ाई हो जाए, ठीक है, और तुमने अपने पेरेंट्स को बता दिया कि पापा मम्मी मेरे ऐसे से मेरी दोस्त से लड़ाई हो गई। उन्होंने बोला ठीक है बेटा, होता है, कभी कभी हो जाता है, इसलिए इतना परेशान क्यों होना है। तो तुम क्या बोलोगे? अरे पापा मम्मी आप नहीं समझो, आप मुझे नहीं समझ रहे हो, मैं क्या कहने की समझ कोशिश कर रही हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, राइट। दैट इज पर्सन। तुम्हें लगता है तुम्हारी प्रॉब्लम इतनी यूनिक है, इतनी नई है, इतनी मतलब तुम्हारे साथ ही होती है, ऐसा है प्रॉब्लम, और किसी के साथ तो कभी हुआ ही नहीं। बट जबकि ये प्रॉब्लम और भी लोग फेस एवरी डे करते हैं, है ना, तुम्हारे पेरेंट्स ने भी फेस किया होगा। तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल फेबल। पर्सनल तुम खुद की कहानियां बना देते हो, और खुद की कहानी तुम इतनी बनाते हो कि तुम उसी कहानी में रह जाते हो, उसी दुनिया में रह जाते हो, उसी कहानी की दुनिया में रह जाते हो। ओके। नाउ, इसके बाद हमने एक आइडेंटिटी फॉर्मेशन की बात कर रही थी कि एडोलेसेंस में एक सबसे बड़ा सवाल तुम्हारे लिए होता है टू आंसर, हु एम आई, तुम हो कौन। तो तुम हो कौन क्या बताएगा? तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी पहचान क्या है। तुम्हें जब अपनी पहचान पता चल जाएगी कि तुम कौन हो, तुम्हारी पसंदीदा चीजें क्या है, तुम्हारी वैल्यूज क्या है, तुम्हारी बिलीव्स क्या है, तुम कौन हो, तभी तुम्हारी आइडेंटिटी फॉर्म होगी, है ना। जब तुम्हारे पास ये सवाल होगा कि हु एम आई, उसी के बेसिस पे तो तुम्हारी आइडेंटिटी फॉर्म होगी। तो एडोलेसेंस का एक सबसे क्रूशियल स्टेज है आइडेंटिटी फॉर्मेशन। विद रिस्पेक्ट टू हु एम आई, तो मैं हूँ कौन, मेरी चीजें, मुझे क्या पसंद है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी वैल्यूज क्या है, मेरी कमिटमेंट्स क्या है, मेरी बिलीव्स क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरी वोकेशन क्या है, मैं आगे करना क्या चाहता हूँ, ये भी। क्योंकि जब आपको बहुत ज्यादा आइडेंटिटी वो होता है, आइडेंटिटी आप जब फॉर्म कर लेते हो, तो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू फील हाईली कॉन्फिडेंट,
और आइडेंटिटी ये नहीं कि मैं शर्मा जी का बेटा हूँ या मैं कुमार जी का बेटी हूँ, ये नहीं, ये आइडेंटिटी नहीं। आइडेंटिटी खुद की आइडेंटिटी जो तुम्हें फैमिली से अलग होके बनेंगे, वो आइडेंटिटी जिससे लोग तुम्हें एज अ इंडिविजुअल जाने। अगर तुम्हारा नाम आयुष कुमार है, तुम्हें लोग आयुष कुमार के नाम से जाने, ये ना जाने कि आयुष कुमार तो मिस्टर संतोष कुमार का बेटा है। ये नहीं है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इज आयुष कुमार, इज आयुष कुमार। आयुष कुमार कौन है? आयुष कुमार एक 9B का बच्चा है। आयुष कुमार जो है वो बिरला विद्या निकेतन में पढ़ता है। आयुष कुमार को ये काम करना अच्छा लगता है। आयुष कुमार को ये सब्जेक्ट्स पढ़ना अच्छा लगता है। आयुष कुमार को ये आगे चल के बनना है। दिस इज योर आइडेंटिटी, जो तुम्हें अलग बनाएगा, जो तुम्हें यूनिक बनाएगा। और उसके बेसिस पे अगर तुमने अपनी आइडेंटिटी फॉर्म कर ली, तुम इसमें कॉन्फिडेंट हो गए, तो इसके बाद तुम्हें कोई आगे में परेशानी नहीं होगी। लेकिन ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो उनको ये आंसर ही नहीं पता होता कि हु एम आई। उसकी वजह से क्या होता है, उनका एडोलेसेंस पूरा ये रोल कंफ्यूजन में चला जाता है। उनको पता ही नहीं होता कि वो है कौन, उनको करना क्या है जिंदगी में। तो वो अपने आप को किसी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, एंड बिकॉज ऑफ दैट उन लोगों का आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। और ये भी बहुत सारे फैक्टर्स एंड बहुत सारे चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद हमने कुछ कंसर्न्स की बात करी थी जो एज अ एडोलेसेंट बहुत ज्यादा फेस करते हैं ड्यू टू पीयर प्रेशर। अपने दोस्तों के चक्कर में या एक ग्रुप में फिट इन होने के लिए तुम बहुत सारी ऐसी गलत हरकतें भी कर लेते हो जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। कुछ नेगेटिव हरकतें भी कर लेते हो। तो उसमें से कुछ है जैसे डेलिक्वेंसी। डेलिक्वेंसी मतलब तुम्हारा कुछ ऐसे गलत काम करना, जैसे तुम्हारा सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर या कुछ लीगल ऑफेंस, जैसे स्कूल से भाग जाना, कोई तोड़फोड़ कर लेना, चोरी चकारी करना, है ना, घर से भाग जाना, ये सब डेलिक्वेंसी है। तो ये सब के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इससे तुम्हारा नेगेटिव सेल्फ आइडेंटिटी, और ये सब चीजें हमने कल उस दिन बात करी थी। फिर हमने सब्सटेंस अब्यूज के बारे में बात करी थी कि कैसे इस उम्र में बच्चे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, चीजें क्यूरियस होते हैं। तो वो लोग जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीजें यूज करते हैं। अपना स्ट्रेस कम करने के लिए ये सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, ये सब चीजें इस्तेमाल करते 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 उनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट में बहुत 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 ज्यादा इफेक्ट आ जाता है, उनको पता भी नहीं चलता। शॉर्ट टर्म के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत ज्यादा होता है। यस। उसके बाद अपन लोगों ने ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में बात करी थी कि ईटिंग डिसऑर्डर दो तरीके का होता है। बेसिकली लड़कियों में ज्यादा देखा जाता है। क्यों? क्योंकि लड़कियों को के ऊपर ये जो मीडिया वाले हैं, तो पहली बात, ये ईटिंग डिसऑर्डर ज्यादा मीडिया एक्सपोजर से होता है। और आजकल तो रील एंड ये सब की वजह से होता है कि ये इतनी फिट है, ये इतनी जीरो साइज है, ये ऐसी है, ये वैसे, मुझे भी ऐसा ही बनना है। तो ईटिंग डिसऑर्डर में क्या करता है, तो खाना ही बंद कर दो। यू आर वेरी ऑब्सेस्ड विथ योर बॉडी इमेज, है ना। अपने ही बॉडी का तुम बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो कि मुझे अपनी बॉडी ऐसी ही चाहिए, और उसके लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो। पहले दो चीजें करते हो। एक करते हो जिसमें तुम अपने आप को भूखा ही मारते हो, मार देने में तुम एक्चुअली ही मार देते हो। मतलब इतना तुम अपने आप को भूखा लेते हो, इतना सा खाओगे और उसके लिए फिर इतना डबल एक्सरसाइज कर लोगे कि तुम्हारी बॉडी में उतना तो कैलोरी भी नहीं गया जितना तुमने उसको बर्न कर दिया। यस। तो इसमें इंसान खाता ही नहीं है। और बुलीमिया में भी क्या है, वो खाता बहुत है लेकिन उसके बाद पूरा खाना निकाल देता है, या जितना उसने खाया उतने दिन वो फास्ट कर लेता है। जैसे आज उसने बहुत खा लिया, अब वो 3 दिन फास्टिंग पे रहेगा, कुछ खाएगा ही नहीं, कुछ नहीं खाएगा। तो ये है बुलीमिया। तो ये दोनों जो डिसऑर्डर्स हैं, ये ईटिंग डिसऑर्डर है, डीएसएम में है। डीएसएम वगैरह के बारे में मैं बता दूं, तो जो भी तुम्हारे साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसका एक क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है। जैसे तुम्हारे स्कूल का एक क्लासिफिकेशन है ना, तुम्हारा जैसे 9th ग्रेड है तो 9 के अंदर ये सेक्शंस हैं, है ना। और इस सेक्शन में ये बच्चे हैं। या 11th है तो 11th में ये 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन में ये बच्चे हैं। क्लासिफिकेशन है ना। वैसे ही साइकाट्रिक या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होता है उसका भी क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, एक बुक है जिसके अंदर क्लासिफाइड है पूरे डिसऑर्डर्स, उसमें ये ईटिंग डिसऑर्डर भी आता है। ठीक है। तो इतना हमने पढ़ा था पार्ट 6 में, दैट इज तुम्हारा थर्सडे की क्लास में। आज की जो हमारी क्लास है वो है एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। एडल्टहुड एंड ओल्ड एज क्या, अब तुम्हारा एडोलेसेंस फेज खत्म हो गया, अब तुम कुछ सालों में एडल्टहुड में एंटर कर जाओगे। तो अब एडल्टहुड में क्या होता है जो इसमें नहीं होता है, तो आज हम एडल्टहुड भी पढ़ेंगे एंड ओल्ड एज पढ़ेंगे। अब तुम थोड़ा सा अब आगे फ्यूचर में जा रहे हो, ठीक है। और फ्यूचर में जाने से पहले थोड़ा सा तुम पानी भी पी लो, क्योंकि मैं भी पानी पीऊंगी, तुम भी पानी पी लो, थोड़ा सा हाइड्रेट कर लो अपने आप को।
देन हम लोग थोड़ा फ्यूचर में चलेंगे, थोड़ा सा तुम्हारा, अगर अभी तुम 11th में हो तो थोड़ा सा 2-3 साल आगे हम चलते हैं, ठीक है। अब चलो, सो आज की क्लास अब ऑफिशियली स्टार्ट, अभी भी स्टार्ट हो गई थी, ऐसा नहीं है स्टार्ट नहीं हुई थी, बट अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं, मेन मुद्दा, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज, मतलब अब हम बड़े स्टेज में आ गए, अब हम अपने पेरेंट्स वाले स्टेज पे आ गए, है ना। अब हम मतलब मेरे वाले स्टेज पे आ गए, अब मैं एडल्टहुड स्टेज में, जैसे यंग एडल्टहुड, ठीक है, मैं यंग एडल्टहुड और ओल्ड एज। पहले हम एडल्टहुड की बात करें, एडल्ट क्या होता है, एडल्ट का कितना है हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में, जो एडल्ट का जो एज है कितना है, 18 एंड अबव, यस, 18 के बाद जो भी होगा वो एडल्ट कहलाता है, राइट। एडल्ट क्या है, एडल्ट जब एक बड़ा इंसान है, एक बहुत मेच्योर, एक इंसान से क्या उम्मीद करते हैं जो एडल्ट होता है, कि वो काफी मेच्योर होगा, वो अपने डिसीजंस खुद ले पाएगा, वो अपनी एक, उसकी एक करियर स्टेबिलिटी होगी, उसका एक अच्छा करियर होगा, उसका एक अपना घर होगा, यस, यही सारी चीजें होती हैं एडल्ट में। तो एक एडल्ट क्या है, कुछ कोई एक ऐसा इंसान जो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, हर तरीके का अपनी फैमिली को सपोर्ट दे पा रहा है, यस। उसके बाद काफी सोसाइटी में घुला मिला है, सोसाइटी के हिसाब से चल रहा है। उसके बाद इसमें और भी क्या बहुत सारी चीजें आती है, देखो एडल्टहुड इज बेसिकली, अभी तुम कितने साल के हो, तुम 11th में हो, अभी तुम हो 16 साल के, यस। अब तुम अगले साल हो जाओ, अगले साल जाओगे 17 साल में, और 18 साल तक, बहुत लोग 18 साल में ही 12th पास कर लेंगे, बहुत लोग 17 साल में ही 12th पास कर लेंगे, लेकिन जब तुम अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में होगे तो तुम एडल्ट होगे, तुम एक यंग एडल्ट होगे, यस। तो यंग एडल्ट कौन है, एक ऐसा इंसान जिससे एक्सपेक्ट किया जाता है, सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि वो काफी रिस्पॉन्सिबल होगा, मैच्योर होगा, सोच समझ के फैसले करेगा। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर अभी बचपना होगा, तो बचपना अब उसके अंदर से खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ट्रस्ट मी, थोड़ा बहुत बचपना हर किसी में रहना चाहिए। अगर तुम एडल्ट रहोगे ना, एडल्ट के वैसे ही रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होता है, ट्रस्ट मी, बहुत होता है। तो अगर तुम्हारे जिंदगी से मजाक मस्ती हर चीज चली जाएगी ना, तो तुम्हारी जिंदगी बोरिंग हो जाएगी, खिचड़ी की तरह। खिचड़ी बोरिंग नहीं होता, खिचड़ी बहुत कंफर्ट रहता है। ये इस बात का भी अनुभव तुम्हें एडल्टहुड में जाके होगा। अभी तुम्हें खिचड़ी दाल चावल ये सब बहुत फालतू सब्जियां फालतू खाना लगता है ना, बहुत छह सब्जी, अगर मैं बोलूँ छह खाना जो होता है, फालतू सी सब खाना है, कोई क्या ही ब्लैंड खाना है, कोई टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ट्रस्ट मी, जब तुम एडल्ट फेज में आओगे ना, तो तुम्हें यही दाल खिचड़ी चावल दाल सिंपल ये खाना जो है ना, तुम्हें इतना कंफर्टिंग लगेगा। तुम्हें ये बाहर का जो खाना है ना, जब तुम थक हार के घर आओगे ना, मैं सच में बात करूँ, मैं मजाक नहीं कर, मैं एक्चुअली मैं एक्सपीरियंस, बिकॉज आई एम नाउ इन दिस फेज, तो मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगी इसमें। तो एडल्टहुड में लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैं मेरा 9 to 5 का जॉब, नॉट अ जॉब, इट्स नॉट अ जॉब एक्चुअली, ये एक ट्रेनिंग, मैंने बोला मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तुम भी एक स्टूडेंट हो, तो मेरा स्टूडेंट और ट्रेनिंग ऐसा है, ठीक है। तो मेरा जॉब ट्रेनिंग सॉर्ट ऑफ है ये कोर्स। तो मेरी काउंसलिंग का कोर्स है, ठीक है, तो काउंसलिंग का कोर्स है, एंड उसमें मैं क्या करती हूँ, मतलब वो मेरा प्रॉपर ऑफिस आवर्स होता है, ठीक है, 9 बजे से शाम के 5:30 बजे तक। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन आई कम, मैं जब घर आती हूँ ना, थक हार के जब मैं घर आती हूँ, और उसके बाद जब मैं आपकी क्लासेस रिकॉर्ड करती हूँ, उसके बाद मैं यही करती हूँ, मैं घर आती हूँ, चाहे होती है मेरी, उसके बाद मैं आपकी क्लासेस लेती हूँ, और क्लास लेने के बाद मुझे चाहिए कि मुझे बस दाल खिचड़ी मिल जाए, क्योंकि मैं इतनी थकी होती हूँ कि मैं ज्यादा मसालेदार, ज्यादा तीखा नहीं खा सकती। वैसे भी मेरा स्पाइस थ्रेशोल्ड बहुत कम है, लेकिन मसालेदार इन दैट सेंस, कुछ अच्छा खाना है, कुछ कंफर्टिंग खाना है, मेरा कंफर्ट अब आ जाता है फिर मुझे मुझे कुछ अच्छा
अच्छे में मतलब ना कंफर्ट, नॉट समथिंग लाइक मोमोज खा लिया, पिज्जा, पास्ता, मैगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। कंफर्ट मतलब दाल, खिचड़ी, दलिया, ये चीजें मुझे अच्छी लगती है, ट्रस्ट मी। और ये सिर्फ मुझे नहीं अच्छी लगती हैं, जब आप लोग भी इस फेज में आओगे ना कहीं आपको भी अच्छी लगेगी। बिल्कुल लो कंफर्ट, बिल्कुल कंफर्ट लो एफर्ट वाला फूड, जिसमें बहुत कम मेहनत में खाना बन जाए। इसलिए कि नहीं कि मेहनत कम लगेगी, नहीं, क्योंकि वो झटपट बन जाता है और वो उसको खा के एक सुकून मिलता है, जो ये फास्ट फूड खा के अब तो मुझे तो नहीं मिलता। पहले मैं बहुत खाती थी, ट्रस्ट मी मैं बहुत खाती थी, लेकिन अब मैंने ये सब खाना बिल्कुल बंद कर दिया और मुझे कितना कंफर्ट लगता है ना, मैं क्या ही बताऊं। सो कमिंग बैक, तो एडल्ट कौन है? एडल्ट एक वैसा इंसान है, एक वो इंसान है जो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, उम्र के हिसाब से मैच्योर है, अपने आप को सेल्फ सपोर्ट कर सकता है और सोसाइटी के साथ अच्छे से घुल मिल के रह सकता है। वो होता है एक एडल्ट। ठीक है, कोई भी एडल्ट यही होता है। सेल्फ सपोर्ट कर रहा है तो उसके में अंदर ये भी वो है चीजें कि वो दूसरों को भी सपोर्ट करेगा। यस, यस। अब क्या होता है, ये सारी जो एट्रीब्यूट्स है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेच्योरिटी, सपोर्टिव, वेल इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी, ये सब अलग अलग ही कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो अलग अलग, इसमें भी वेरिएशंस होते हैं, किसी में बहुत ज्यादा होंगे, किसी में कुछ कम होंगे, लेकिन ये दिखाता है कि हर एक इंडिविजुअल के एक टाइमिंग होती है जब वो एक एडल्ट बनता है या एडल्ट के रोल अज्यूम करता है। कोई कोई किसी किसी के अंदर ये वाली जो चीज है ना, ये जो चार अभी तुमने पढ़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेच्योरिटी, सेल्फ सपोर्टिंग एंड वेल इंटीग्रेटेड इनटू सोसाइटी, ये बहुत लोगों के अंदर जो होती है बस 18 साल में आ जाती है, और किसी किसी के अंदर होती है कि 25 साल में आती है, किसी किसी के अंदर 22 साल में आती है, तो सबके लिए ये वेरी कर सकता है। मतलब shift in the timing when an individual becomes an adult or assumes the adult role। ठीक है, अब एडल्ट का प्राइमरी रोल क्या है? जॉब करना, है ना, एक अपना करियर बनाना, क्योंकि तुमने करियर ऑलरेडी एडोलेसेंस के फेज में तुमने सोच लिया था कि अच्छा मैं बड़े होके ये बनूंगा, तो अब जब तुम उसमें इतने श्योर थे तो तुम अब अपने करियर में अब घुसोगे, तुम अपने करियर में जॉब तुम्हें चाहिए। तो जब कुछ कुछ लोग अपना जॉब लेते हैं along with their college studies और may get married and may not either pursue their studies। अब क्या होता है, बहुत लोग पढ़ाई के साथ जॉब करेंगे, बहुत लोग पढ़ाई के साथ शादी कर लेते हैं, पढ़ाई भी चल रही है, शादी भी हो गई, है ना, होता है, बहुत के साथ होता है, हमारे साथ भी हो सकता है ना। या बहुत लोग क्या करते हैं, आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर नहीं करते, बहुत ज्यादा लंबा पढ़ाई नहीं करते, है ना, इट डिपेंड्स। तो एडल्ट के पास ये ऑटोनॉमी है, ये फ्रीडम है, उसको करना क्या है अल्टीमेटली। तो और बाकी लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ तो यही करते हैं और कुछ कुछ क्या करते हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं इवन आफ्टर उनकी शादी हो गई है और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी है। कहने का मतलब क्या है कि एडल्ट में रोल्स काफी वेरी हो जाता है, कोई अकेले रहता है, कोई शादीशुदा रहता है, कोई शादी में रहता है ना, किसी की शादी हो जाती है, कोई अपना पढ़ाई के साथ साथ जॉब कर रहा है, कोई अपने पढ़ाई के साथ साथ शादी कर रहा है, कोई अपना पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा है, जिसकी शादी हो गई है वो और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी है, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ भी रह रहा है, वो अलग से। तो मतलब एडल्ट के जो रोल्स है ना वो काफी वेरीड है और कुछ भी इसमें सही गलत नहीं होता। ठीक है, तो अजम्पशन क्या है एक एडल्ट के रोल का, ये है तुम्हारा जो जिस कॉन्टेक्स्ट जिस कल्चर में तुम रह रहे हो उसके हिसाब से तुम्हारे रोल्स डिसाइड होता है। जैसे एक बेस्ट टाइम होता है, हर चीज का एक टाइम होता है, हमारी जिंदगी के जितने भी इवेंट्स हैं, लाइफ इवेंट, जितने भी घटनाएं हैं, इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, उन सबका एक टाइमिंग है, उस टाइम में वो चीज हो जानी चाहिए। अगर वो चीज उस टाइम पे हो जाएगी तो वो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, है ना। लेकिन यही जो लाइफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, जो इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स है, सबकी जिंदगी में अलग अलग टाइम पे होते हैं, अलग टाइम अलग माहौल में होते हैं। क्यों? क्योंकि सबका कॉन्टेक्स्ट भी अलग है। तो जैसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या है कि जॉब करना है, शादी करनी है, शादी के बाद बच्चे करने हैं, है ना, तो ये सारी जो चीजें, बच्चे होने चाहिए, तो ये सारी जो हमारी जिंदगी के लाइफ इवेंट्स हैं, हर किसी के लिए अलग है, कि अलग कल्चर से आते हैं, लेकिन एक ही कल्चर में ये जो एडल्ट की जो डेवलपमेंट है, जो एडल्टहुड की जो डेवलपमेंट है, ये इसी प्रकार होती है। किसी एक पर्टिकुलर अगर कल्चर की मैं बात करूँ तो उसमें इसी तरीके से होती है।
जैसे वेस्टर्न और ईस्टर्न की अगर मैं बात करूँ तो वहां पर ये लाइफ इवेंट्स बहुत अलग होंगे, लेकिन अगर मैं सिर्फ ईस्टर्न की बात करूँ तो ये वाला एस्पेक्ट जो है काफी सिमिलर होगा कि लोग पहले पढ़ाई करेंगे, जॉब करेंगे, शादी होगी और फिर ही बच्चे होंगे। हमारे यहाँ कलेक्टिविस्टिक कल्चर में हम कोशिश करते हैं यही ट्रेंड फॉलो करने का। अब चाहे ट्रेंड भी तो कुछ भी आ जाए, ठीक है, तुम बोलोगे दीदी लेकिन ये तो ऐसा नहीं जरूरी है, मैंने बोला हाँ जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली लोग यही ट्रेंड फॉलो करते हैं, है ना। और इवन मैं भी तुम्हें एडवाइस करूंगी कि, और लोग मुझे भी यही एडवाइस करते हैं जो मैं तुम्हें बोलना चाहती हूँ कि जब भी तुम्हें शादी करनी है जरूर करना, बट हाँ, शादी जब भी मन है तब करने, तो शादी के नाम से तुम्हारी चेहरे पे जो है ना स्माइल इससे वाइड हो जाएगी, है ना। शादी जब भी मन है करना, तब जब मन करे, जब तुम फील करो, व्हेन यू फील रेडी, है ना। मान्यवर वाला एड आता था तो उसमें आता था व्हेन यू फील रेडी। हाँ, तो जब व्हेन यू फील रेडी तभी तुम शादी करना, लेकिन तब करना जब तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, चाहे तुम लड़का हो या लड़की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। व्हेन यू आर फाइनेंशियली रेडी देन ओनली इस शादी में घुसना, उसके बगैर मत, बिकॉज शादी इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वुड से इन योर लाइफ। ठीक है, शादी के बारे में हम कभी और बात करेंगे, अभी हम एडल्टहुड के बारे में बात कर लेंगे। सो एडल्टहुड का इतना समझ में आया। अब क्या, अब तुम्हारी पढ़ाई भी हो गई, अब तुम्हारी जॉब भी हो गई, अब तुम क्या, अब तुम शादी में घुस गए। अब क्या होता है अर्ली एडल्टहुड में, अर्ली एडल्टहुड मतलब क्या, 18 से 25 साल तक, 25 या 30 साल तक अगर तुम बोलो, तो एक इंसान के दो मेजर काम होते हैं। सबसे पहला होता है कि उसको एक अपना एडल्ट लिविंग एक्सप्लोर करना है। एज अ एडल्ट जो भी उसकी जिंदगी है, जो भी उसका दिनचर्या है, जो भी उसका रूटीन है, उसमें जो जो चीजें हो सकती है उसको एक्सप्लोर करना है। और दूसरा, उसका जो लाइफ है इट शुड बी स्टेबल, उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। कि जैसे होता है ना, ये जवानी है दीवानी में बोलता है बनी, जो बोलता है कि क्या ये घिसी पिटी जिंदगी है, कि मतलब 25 की उम्र में नौकरी और उसके बाद शादी और फिर ये फिर वो, एक स्ट्रक्चर उसने बताया ना। तो ये स्ट्रक्चर हर एक एडल्ट, एक जो भी अर्ली एडल्टहुड में आता है वो अपने लाइफ का एक स्ट्रक्चर बनाता है, एक डेडलाइन बनाता है कि इस साल तक मुझे ये इतना करना है, इस साल तक मुझे ये करना है, 25 की उम्र तक मुझे जॉब करनी है, 26 की उम्र तक, 27 की उम्र तक मुझे शादी कर लेनी है, 28-29 की उम्र में या 30 की उम्र में मुझे बच्चे कर लेने हैं, फिर उसके बाद मुझे अपना और जॉब करनी है, मुझे और पढ़ाई करनी है, एक स्ट्रक्चर बनता है। तो वो एक, जैसे तुम्हारी एग्जाम का स्ट्रक्चर होता है, जैसे तुम्हारी जिंदगी का एक स्ट्रक्चर, जैसे तुम्हारी टाइम टेबल का स्ट्रक्चर है, वैसे ही एडल्टहुड में लोगों के जिंदगी का भी स्ट्रक्चर होता है कि इस टाइम पर ये चीजें हो जानी चाहिए, टाइमलाइन बन जाती है। और प्लस जो जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो पॉसिबिलिटीज है हमारे एज अ एडल्ट की, वो हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या क्या करना है एज एन एडल्ट। तो ट्वेंटीज जो है, लाइक ट्वेंटीज, लाइक 21-20 ऐसा जो है, वो एडल्ट डेवलपमेंट का फेज है, और वहां से ग्रेजुअली डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की जर्नी शुरू हो जाती है। अभी तक तुम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट थे, अब तुम धीरे 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 जाके अपने ऊपर अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रहे हो। यस। तो इसमें अब उस टाइप की इमेज तुम अपने बारे में क्रिएट करते हो, इसमें अब वो इमेज तुम्हारे सामने आएगी जो तुमने हमेशा एक सोचा था एज अ यंग पर्सन, जो तुम हमेशा चाहते हो कि तुम्हारे साथ हो। देखो, मैं तुम्हारे फ्यूचर की बात कर रही हूँ, 2-3 साल के बाद, है ना, मैक्सिमम 5 साल के बाद तुम यही चीजें एक्सपीरियंस करोगे। और स्पेशली तुम क्या, तुमने अपनी जिंदगी के बारे में ख्वाब देखे कि तुम्हारी करियर अच्छी हो जाए, और तुम्हारी शादी अच्छी हो, है ना, तुम्हारा एक जॉब अच्छा मिल जाए, एक तुम्हारी करियर अच्छी सेटअप हो जाए, स्टैब्लिश हो जाए, और एक तुम्हारा लाइफ पार्टनर तुम्हें अच्छा मिल जाए। ये हर किसी के ख्वाब होते हैं, यही दो ख्वाब होता है जिसके लोग बहुत मेहनत करते हैं, है ना। ना, अगर मैं अब यही दोनों एस्पेक्ट पे अब अपन लोग बात करें, सबसे पहला करियर एंड वर्क। करियर एंड वर्क व्हाट, बेसिकली योर, तुम्हारी जॉब, तुम्हारा करियर, तुम्हारा जो वर्क एनवायरनमेंट है, जो तुम्हारे जीवन जीने का सोर्स है ना, जिससे कि तुम्हें पैसे मिलेंगे, उसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंटली लोग उसी के ऊपर अपना काम करते हैं। तो अपना रोजी रोटी कमाना, अपनी रोजी रोटी कमाना, अपना ऑक्यूपेशन, अपना पेशा चूज करना, और एक करियर, करियर जो होता है ना वो लॉन्ग टर्म में जाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ टीचिंग एज अ करियर,
तो टीचिंग एज अ करियर में मेरे पास बहुत सारे अलग अलग ऑक्यूपेशन आई कैन हैव, है ना। और एक ही ऑक्यूपेशन, जैसे टीचिंग एज अ करियर में मेरा टीचर है, तो टीचर के अंदर भी बहुत सारे रोल्स होते हैं, जॉब्स होते हैं। कुछ करियर एज ए लॉन्ग टर्म करियर, है ना। तो अपनी रोजी रोटी कमाना, अपना एक पेशा चूज करना कि तुम क्या बनना चाहते हो, है ना। और उसका एक करियर डेवलप, उसमें एक करियर डेवलप करना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हर उस इंसान के लिए जो 20 से लेके 30s में है। हर एक इंसान के लिए ये इम्पोर्टेंट, हर एक इंसान के लिए, ठीक है। जब तुम वर्क लाइफ में, जब तुम अपने एक काम की जिंदगी में जब एंटर करते हो, इट इज अ चैलेंजिंग इवेंट इन एनीवन्स लाइफ। क्यों? क्योंकि तुम्हें बहुत सारी चीजें साथ में देखनी पड़ती है। जब तुम काम करने जाते हो, ऐसे 9 to 5 का जब तुम जॉब करते हो, इसमें बहुत सारी चीजें तुम्हारे सामने आएंगी, बहुत चैलेंजेस आएंगे। सबसे पहले तुम्हारे घर से शुरू होगा, तुम्हारा टाइम टेबल चेंज हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा एवरी डे स्ट्रगल होगा, तुम्हें रोज पहन के क्या जाना, घर से शुरू होता है। तुम्हारा एवरीडे सुबह में टाइम से तुम्हें उठना है, तुम्हें एवरीडे ये डिसाइड करना है कि तुम्हें पहनना क्या है, तुम्हें लंच में क्या लेके जाना है। उसके बाद तुम्हें घर से ऑफिस तक जाना है, तो उसका ट्रैवल कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद तुम घर जब ऑफिस पहुंच जाते हो, फिर वहां पे बहुत सारी चीजें में एडजस्टमेंट इश्यूज होते हैं। उसके बाद तुम्हारी कलीग्स के साथ तुम्हारी अनबन हो सकती है। बहुत चीजें, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, हर एक चीज तुम्हारे वर्क लाइफ को इम्पैक्ट करती है। एडजस्टमेंट होता है, तुम कितने काबिल हो उस काम के लिए। तुम उस जो कंपटीशन अगर है तुम्हारे ऑफिस में, अपने कलीग से तुमसे कम्पीट कर रहे हैं, क्या तुम उसको हैंडल करने के उसमें हो कि नहीं हो, कितने केपेबल हो कि नहीं हो, तुम कितना अच्छा तुम्हारा परफॉर्मेंस है। अगर तुमसे कोई कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, तो तुम खुद अगर तुम अपने आप से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुमसे या कोई और एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उस कोपिंग उसके लिए तुम क्या चीजें यूज करो, जैसे कि तुम उस एक्सपेक्टेशन से दूर हटो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं एज एन इंडिविजुअल, जो अपने इस टाइम फ्रेम में है, जो अपने एडल्टहुड में है। जब तुम 2 5 साल के बाद, 6 साल के बाद कभी भी जॉब फील्ड में एंटर करोगे, तो तुम्हें ये सारी चीजें आएंगी ही आएंगी, फॉर श्योर आएंगी। तुम्हारी जितनी भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी है। हर एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अब तुम सिर्फ एक बेटा नहीं हो, बेटी नहीं हो, भाई नहीं हो, बहन नहीं हो, तुम अब एक एम्प्लॉय हो। तुम्हें एक एम्प्लॉय की भी जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठानी पड़ेगी। उसके साथ साथ जो भी तुमने करियर चूज किया है, उसको तुम डेवलप करोगे, उसके बारे में तुम इवेलुएट भी करोगे, क्या मैंने सही करियर चूज किया। तुम ये एवरी डे तुम इसके बारे में डिसीजन लो, क्या ये करियर मेरे लिए सही है, क्या ये करियर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या ये करियर मेरे लिए मुझे वो दे पा रहा है, वो मेरी सारी जरूरतें पूरी कर पा रहा है जो मैंने सोचा था कि नहीं। ये है एडल्टहुड का सबसे इम्पोर्टेंट फेज, तुम्हारा करियर, करियर एंड वर्क। मैंने कहा था ना, जब तक तुम करियर नहीं बनाओगे, तब तक तुम मैरिज, पेरेंटहुड एंड फैमिली पे नहीं जा सकते। बिकॉज ये तीनों एस्पेक्ट तुम्हारे इस करियर पे डिपेंडेंट है, तुम्हारे काम पे, तुम्हारे जॉब, तुम्हारा पेशा, तुम्हारा करियर, तुम्हारे हर इस प्रोफेशनल लाइफ पे डिपेंडेंट है। गॉट इट? नाउ मूविंग ऑन, अब हमारा नेक्स्ट, अब तुम्हारा करियर भी एक अच्छा बन गया, तुम एक बहुत अच्छे कंपनी में, तुम एक बहुत अच्छे पोस्ट पे हो, है ना, मैनेजर मैनेजर बन गए हो। अब क्या? अब तुम्हें अपनी जिंदगी में थोड़ा और हम आगे बढ़ना है। अब तुम्हें अपनी जिंदगी में किसी की तलाश है ना, एक जीवन साथी की तलाश है ना। अब उस वो जीवन साथी की तलाश है, तो तुम अब तुम्हारी शादी की बात अब शुरू हो जाएगी घर में। तुमने बहुत अच्छा पढ़ाई कर ली, तुमने बहुत अच्छी नौकरी भी हासिल कर ली, अब लेकिन तुम्हें एक कोई घर के लिए भी तो चाहिए अपने जीवन, घर के लिए नहीं चाहिए, आई एम सो सॉरी टू से दैट, बट घर के लिए नहीं चाहिए, मतलब आई मीन तुम्हें अपने लिए तो कोई चाहिए। तुम्हें तो अब ऐसा तो कोई चाहिए जो तुम्हारे साथ साथ आगे कदम से कदम मिला के तुम्हारी जिंदगी में आगे चले, तुम्हारा तुम्हारे साथ तुम्हारा फ्यूचर देखे, है ना, तुम्हारे साथ रिटायरमेंट तक तुम्हारे साथ आगे हम चले। मतलब तुम्हारी बेसिकली शादी की बात अब घर में होगी, है ना। अभी नहीं हूँ, मैंने क्या बोला, एडल्टहुड में होगी। बहुत मार खाओगे अगर तुमने बोला कि मैम अभी अभी दीदी अभी होगी, पर पिटाई खाओगे। तो मैरिज, मैरिज मतलब शादी, उसके बाद पूरा घर का संसार और तुम्हारी परिवार। तो ये फेज भी एडल्टहुड में आता है कि वंस आप एक पॉइंट पे तुम्हारी इस बारे में भी बात तुम्हारे घर में छिड़ती है, और छिड़ेगी तो तुम्हें करना पड़ेगा।
कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। यस, ओके। तो अब इसमें क्या, तुम ऑलरेडी तो एक बहुत बड़ा एडजस्टमेंट अपनी जिंदगी में कर रहे थे, जो तो तुम्हारे काम का प्रोफेशनल एडजस्टमेंट। एक जगह काम पे जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, और वहां पे भी तुम एडजस्टमेंट कर रहे हो। यस, अब एक सबसे बड़ा एडजस्टमेंट एक और तुम्हारी जिंदगी में आएगा, जहाँ पे तुम्हें अपनी जिंदगी किसी और के साथ बांटनी पड़ेगी। तुम्हें अपनी जिंदगी में किसी एक ऐसे इंसान को जगह देनी पड़ेगी, जो तुम्हारे दुख दर्द पीड़ा कष्ट को समझ पाए, जो तुम्हारी खुशी में तुम्हारे साथ दे पाए, है ना, तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट कर पाए, तुम्हारे साथ फैमिली रेज कर पाए, फैमिली आगे बढ़ा पाए। वो तो जो एडजस्टमेंट है, जो यंग एडल्ट को बनानी पड़ती है शादी के बाद, इट्स मोर लाइक एक दूसरे को जानना है ना। अरेंज मैरिज है, एक दूसरे को जानना है, पहचानना है, एक दूसरे की एक दूसरे को क्या अच्छा लगता है, बुरा लगता है, हर एक चीज का तुम्हें पता होना चाहिए। तो दूसरे पर्सन को जानना, अगर तुम्हें उसके पहले नहीं पता है, दूसरों के लाइक्स डिसलाइक टेस्ट और चॉइसेस का पता करना, अगर दोनों ही पार्टनर्स, अगर तुम भी वर्किंग हो, तुम्हारा पार्टनर भी वर्किंग है, तो एडजस्टमेंट होगा कि घर की जिम्मेदारियों में शेयरिंग करना, है ना। तो ये देखो, ये सारी चीजें मेन आ जाती है तुम्हारी मैरिज। अब तो मैरिज भी तुम्हारी हो गई, शादी भी हो गई, तुम भी वर्किंग, तुम्हारा पार्टनर भी वर्किंग, तुमने अपनी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभा लिए कि जब हम खाना बनाएंगे तुम साथ में मिलकर बनाएंगे, एक सब्जी काटेगा, एक सब्जी बनाएगा, एक रोटी, एक आटा गूंदेगा, एक रोटी, है ना, बेलेगा, एक रोटी सेकेगा। ऐसा तो नहीं अपना वो बना लिया, उसके बाद खाना खाने के बाद हम बर्तन भी धो लेंगे साथ में, एक बर्तन धोएगा, एक घर में झाड़ू पोछा, मतलब तुमने अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभा ली, है ना। अब क्या, अब इसके बाद इसके बाद एक और एडजस्टमेंट फेज आएगा, जब तुम बनोगे एज अ पेरेंट, है ना। पेरेंट बन जब तुम बनोगे, तो एक और तुम्हारी जिंदगी में एडजस्टमेंट, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में एक नई मेंबर की वो आएगी, एक नया मेंबर तुम्हारी फैमिली में आएगा। तो शादी के साथ साथ एक पेरेंट बनना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिफिकल्ट ट्रांजिशन होता है किसी भी यंग एडल्ट के लिए। डिफिकल्ट भी और स्ट्रेसफुल भी। इससे इसके लिए स्ट्रेसफुल नहीं होता, या इसके लिए ये डिफिकल्ट नहीं होता कि हमारी जिंदगी में एक नए मेंबर की एंट्री है, या बच्चे को प्यार हमें इतना देना है वो स्ट्रेसफुल है, नहीं, उसके लिए स्ट्रेसफुल नहीं होता। स्ट्रेसफुल इसीलिए हो जाता है कि हमें कितना फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है, हमारे ऑलरेडी फैमिली में कितने बच्चे हैं, मतलब मेरे ऑलरेडी कितने बच्चे हो चुके हैं, एज ए इंडिविजुअल कितने बच्चे हो चुके हैं, उसको कितना सोशल सपोर्ट मिल रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कितनी खुशी और नाखुशी है, मतलब कितने खुश हैं वो लोग आपस में। वैसे बहुत सारी चीजें होती है जो पेरेंटिंग को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो पेरेंट बनना एक बहुत डिफिकल्ट और बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन किसी भी यंग एडल्ट के लिए हो सकता है, लेकिन ये सिचुएशन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपको कितने आपके बच्चे ऑलरेडी हैं फैमिली में, आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है, आप कितने खुश हो एज अ मैरिड कपल और नॉट। यस, अब मान लो तुम्हारी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, तुम लोग अच्छे खासे हमारी फैमिली बन गई, है ना, वी एज अ हैप्पी फैमिली तुम्हारी बनी हुई है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब गलती से मान लो किसी एक इंडिविजुअल की मतलब डाइवोर्स हो जाता है उसका, यस, या उसका पति या उसकी पत्नी गुजर जाते हैं, है ना। तो क्या, उसके बाद क्या, तो सिंगल पेरेंट वाली बात आ जाती है, सिंगल पेरेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, सिंगल मदर या सिंगल फादर का कॉन्सेप्ट आता है ना, सिंगल माँ सिंगल पापा, ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाना या डाइवोर्स हो जाने से क्या होगा, फैमिली में दरार आ जाएगी, फैमिली टेंशन क्रिएट हो जाएगी, है ना, घर टूट जाता है ना। जहाँ पे सिंगल पेरेंट को ही पूरा, या तो मदर है तो फादर है, उसको बच्चे की पूरी जिम्मेदारी के साथ साथ घर की भी जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठानी होती है, बच्चे की पूरी परवरिश आपको करनी है, घर की पूरी जिम्मेदारी आपको उठानी, तो उसका एक आपके ऊपर प्रेशर होता है, प्लस आपका काम का खुद का प्रेशर है। तो आप एक साथ तीन चार चीजों को साथ में लेके चल रहे हो। तो recent to take up the responsibility of the children, single parent, either the mother or the father has to take up the responsibility of the children। अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, औरतें भी, हम एज ए वीमेन भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कर रही हैं, जिससे कि दोनों पेरेंट्स इक्वली घर में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यस, किसी एक मेंबर के ऊपर काफी लोड नहीं पड़ेगा, दोनों वर्किंग रहेंगे तो दोनों घर को अच्छे से चला सकते हैं।
तो thus creating another family in which both the parents work. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब दोनों पेरेंट काम तो कर रहे, तो फाइनेंशियली तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है अब इसमें, कि दोनों पेरेंट के काम करने की वजह से जो बच्चा है उसको ना मदर का प्यार मिल पा रहा है ना फादर का, क्योंकि दोनों पेरेंट वर्किंग है। और दोनों पेरेंट जब अपने काम से घर आते हैं तो वो इतने थके हुए होते हैं कि वो अपने बच्चे को टाइम ही नहीं दे पाते, अपने बच्चे की परवरिश ही नहीं कर पाते। So both when the stressors are when both the parents are working are quite the same as a single working parent, naming taking a care of a children, the school illness, coping with workload at home, in office and etc. मतलब दो पेरेंट अगर भी काम भी कर रहे हैं तो उनका काम एज अ सिंगल पेरेंट जितना ही होता है। घर का भी देखो, स्कूल का, बच्चे का स्कूल देखो, बच्चे की हर एक नीड देखो, बच्चे घर का काम देखो, ऑफिस का काम देखो, हर एक चीज उनको देखनी पड़ती है। तो ये यंग एडल्ट में आना, एक एज अ एडल्ट होना, इट्स नॉट अ टास्क। ठीक है, इतने सारे स्ट्रेसेस के बावजूद भी एडल्ट ऐसा नहीं है कि कोई लड़ना सीखना नहीं छोड़ता, आगे ग्रो करना नहीं छोड़ता। तो इट प्रोवाइड्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड सेटिस्फैक्शन, और इसके लिए नए जनरेशन को, जो आने वाली जनरेशन है, उसको गाइड करने में ये सारी जो लर्निंग हमें एज अ यंग एडल्ट मिलती है, ये हम अपनी आने वाली जनरेशन को बताते हैं कि तुम ये गलती अपने टाइम पे मत करना। यस ना, अब ये तो इतना तुम्हें समझ में आया कि यंग एडल्ट में क्या क्या चैलेंजेस, क्या कंसर्न्स, क्या चीजें होती है। यस, अब अगर हम इसकी बेसिक तुम्हारे डेवलपमेंट की बात हो, जो हमें अब तक ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो ब्रीफली हम एक बार पढ़ लेते हैं। अब ये बताओ फिजिकल डेवलपमेंट कैसी होगी, फिजिकल चेंजेस कितने होंगे? कम होंगे, स्लो होंगे। तो फिजिकल चेंजेस जो मिडिल एज में होंगी, ये यंग एडल्ट है। लेकिन अब हम थोड़ा सा मिडिल एज एडल्टहुड में आएंगे। मिडिल एडल्टहुड हो गया मतलब तुम्हारा 40 to 55 इस फेज में। तो फिजिकल चेंजेस उस टाइम पे क्या होंगी? उस टाइम पे तुम्हारी बॉडी में काफी ज्यादा मैचुरेशनल चेंजेस होंगी। मैचुरेशनल चेंजेस मैंने तुम्हें क्या बताया था? जो तुम्हारा जेनेटिकली ऑलरेडी ब्लूप्रिंट होके आया, तो उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारी बॉडी में चेंजेस, मैच्योरेशनल चेंजेस होती है। यस, अब बहुत सारे जो मिडिल एज्ड पीपल हैं, उनके अंदर बहुत सारी फिजिकल फंक्शनिंग की डिटोरिएशन होती है। थोड़ा सा विजन कमजोर हो जाता है, देखने की जो वो है पावर, वो थोड़ी कम हो जाती है। यस, उसके बाद तुम्हारा सुनने में तुम्हें थोड़ी तकलीफ होती है, तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियां थोड़ी आ जाती है। तुम्हारा फिजिकल अपीयरेंस है बेसिकली बहुत ऑब्जर्वेबल होता है, तुम्हारे बाल सफेद होने लगते हैं, तुम्हारी रिंकल्स, तुम्हारे चेहरे पे रिंकल्स आएंगे। तुम्हारे नहीं, जब तुम बड़े होगे, जब तुम 40 to 55 में जाओगे तब। तो जो इंडिविजुअल इस फेज में होता है, उन सबके चेहरे पे ये सारी चीजें होती है। उनके बाल पतले होने लग जाते हैं, उनका वेट गेन बहुत होता है। तो ये सारे कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं। क्या कॉग्निटिव भी होता है? हाँ, उनका विजडम बहुत ज्यादा होता है। कुछ कॉग्निटिव एबिलिटीज वैसे ही रहते हैं, लेकिन कुछ कॉग्निटिव एबिलिटीज कम हो जाते हैं। ठीक है, कुछ रहते हैं, कुछ कम हो जाते हैं। तो जैसे मेमोरी, तुम्हारी याददाश्त, याददाश्त बड़े होते होते तक कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन जो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो चीजें होती है, वो वैसी की वैसी ही रहती है, इंटैक्ट रहती है। यस, जैसे अगर तुम जो भी 40 to 55 के एज, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स, अगर तुम अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि आपको ये वाला नंबर याद है, तो वो अपना तुम्हें नंबर बता देंगे, इमीडिएटली बता देंगे। लेकिन उनको वो चीज बहुत लंबे दिनों तक याद नहीं रहेगी, है ना? तो मेमोरी में थोड़ा डिक्लाइन आता है, लेकिन विजडम बहुत अच्छी, जैसे जैसे एज बढ़ेगी ना, वैसे वैसे विजडम भी बहुत अच्छी होती है, मतलब ज्ञान उनका बहुत अच्छा होता है ना? अपने आने वाली जनरेशन को सीख वो बहुत अच्छी दे पाते हैं। तो ये चीजें टाइम के साथ बढ़ती है, लेकिन मेमोरी टाइम के साथ घट जाती है ना? तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर एक चीज में एग्जिस्ट करते हैं। तो उसी की वजह से बहुतों के अंदर जैसे विजडम होता है, जैसे बहुत सारे बच्चे स्मार्ट नहीं होते, एक्सेप्शनल नहीं होते, गॉड गिफ्टेड नहीं होते, वैसे हर कोई विजडम, हर किसी में विजडम भी नहीं होता। तो लेकिन कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत तो विजडम आ ही जाता है, चाहे 1% ही क्यों ना, लेकिन इतना तो आ जाता है। तो दिस वाज एडल्टहुड था ये, ठीक है, यंग एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड, सब उसमें आ गया। अब तुम्हारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ जाता है ओल्ड एज। ओल्ड एज क्या? सबसे लास्ट फेज ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, लाइफ डेवलपमेंट, ह्यूमन लाइफ डेवलपमेंट का सबसे लास्ट फेज।
अब इसके बाद तो सीधा परमात्मा के पास ही लोग पहुंचते हैं, है ना? तो दैट इज ओल्ड एज। ओल्ड एज इज द लास्ट स्टॉप ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके बाद आप फिर से आओगे, पुनर्जन्म, आप फिर से आपका पुनर्जन्म होगा, आप ये संसार छोड़ोगे, फिर आप पैदा होगे, फिर इन्फेंसी से चीजें शुरू होगी और फिर मतलब ये इट इज अ विशियस साइकिल। यस। ओल्ड एज में कौन है? आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, है ना? ये सारे लोग आपके ओल्ड एज में है, तो मतलब बुजुर्ग, है ना? बुजुर्ग लोग, जी बुढ़ापा, ये बुढ़ापे वाला स्टेज। तो जैसे ही ओल्ड एज शुरू होता है, तो जितना जैसे लगता है ओल्ड एज बहुत आसान है, बट ओल्ड एज इतना आसान नहीं होता है। ट्रेडिशनली ओल्ड एज का मतलब होता है था एज ऑफ रिटायरमेंट। एज ऑफ रिटायरमेंट मतलब क्या? 60+। 60 के ऊपर जो भी इंसान है सब ओल्ड एज में आ जाते हैं अब। तो लेकिन अब क्या होता है, इवन दो आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो, रिटायरमेंट के बाद भी लोग काम करते हैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको और थोड़ा लंबा जीना है ना? उनका एज ऑफ रिटायरिंग फ्रॉम वर्क वो भी चेंज हो रहा है। और ये जो एक प्रॉपर डेफिनेशन है ना ओल्ड एज की, 60 के बाद तो लोग काम ही नहीं करते, वो डेफिनेशन भी अब चेंज हो रही है, वो भी अब थोड़ी बढ़ रही है ना? तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं ओल्ड एज में, तो बहुत चैलेंजेस हैं, आपको फिजिकल चैलेंज है, कॉग्निटिव चैलेंज है, बहुत चैलेंजेस होते हैं, लेकिन लोग उस चैलेंज से डील करते हैं। लोग उस चैलेंज से काफी कुछ वो करते हैं, मतलब काफी कुछ सीखते हैं। ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं करते, बहुत कुछ करते हैं। ठीक है? तो जैसे कि बहुत सारी चीज, बहुत चैलेंजेस इनको आती है। क्या क्या आती है? रिटायरमेंट हो गया, पार्टनर गुजर गए, बहुत इलनेस है, बीमारी वगैरह है, ये किसी की फैमिली में डेथ, कोई गुजर गया। विडोहुड का मतलब है कि आपका पार्टनर गुजर जाना, डेथ इन द फैमिली में कोई और फैमिली मेंबर गुजर। तो ये सारी कुछ चैलेंजेस हैं जो ओल्ड एज में इंसान को एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। अब लोग जो हैं, जो 70 साल को क्रॉस कर लेते हैं, वो काफी क्रिएटिव है, काफी एक्टिव है, काफी एनर्जेटिक है। लोग पहले के ऐसे नहीं होते थे, लेकिन अभी भी लोग अब ऐसे बहुत होते हैं। वो लोग काफी काबिल हैं और रिटायरमेंट के बाद भी बहुत चीजें अच्छे से कर सकते हैं। बहुत लोग पॉलिटिक्स, लिटरेचर, ये सब बहुत सारे फील्ड्स में आगे हैं। बहुत सारे फील्ड्स में काफी, तुम बुजुर्गों को देखो, लेकिन कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना अच्छा बोलते हैं। अगर तुम पॉलिटिक्स में देखो तो कितने अच्छे लोग, भाई नरेंद्र मोदी पे तुम देखो, मोदी जी को देख लो, है ना? मोदी जी की उम्र क्या है? ही हैज क्रॉस 70 आल्सो, लेकिन स्टिल वो कितना अच्छा बोल सकते हो। मैं कोई पॉलिटिकल वो नहीं ले रही हूँ, बट मैं एज इन जनरल बोल रही हूँ, एज पे मैं कह रही हूँ। तुम अगर आर्ट की बात करो, अक्षय कुमार या कोई भी 60 क्रॉस हो गया है, स्टिल शाहरुख खान 60 क्रॉस हो गया है, स्टिल स्टिल ही लुक्स यंग। यस, स्टिल वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कितना अच्छा थिएटर, कितना अच्छा ड्रामा, कितना अच्छा एक्टिंग, सब कुछ कर सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम किस लेवल के पे थे वो। तो मतलब एज इज जस्ट अ नंबर। जब हम बोलते हैं ना एज इज जस्ट अ नंबर, इट इज एक्चुअली अ नंबर, है ना? तो ये वाला जो फेज है ना, एक्चुअली इट इज चेंजिंग, ये ट्रेंड अब चेंज हो रहा है। इट इज नॉट समथिंग कि ये पहले जैसा ही रह गया, अब इसमें काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं। और आप ओल्ड एज में कैसा एक्सपीरियंस आपका होता है, ये बहुत 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 डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आ रहे हो, आपका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है, सब कुछ पे आपका ओल्ड एज का एक्सपीरियंस डिपेंड करता है। ठीक है? सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन आपकी कैसी है, आपको हेल्थ केयर, आपको हेल्थ इश्यूज अगर होते तो उसके लिए आपको कितनी, आपके पास हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी है, आप कितना ऑफन डॉक्टर के पास जा सकते हो, आपको कितना जल्दी ट्रीटमेंट मिलता है, आपकी फैमिली आपको कैसी ट्रीट करती है, आपकी सोसाइटी से क्या उम्मीदें हैं, है ना? एवरी सिंगल थिंग आपके एडल्ट ओल्ड एज के एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस करती है। इवन काम, काम जो है अर्ली एडल्ट ईयर्स में हमने बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से। और फिर फैमिली इंपॉर्टेंट होती है, और उसके बाद हेल्थ भी सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इंडिविजुअल्स की लाइफ का, है ना? पहले काम होता है, फिर फैमिली, लेकिन इन दोनों से भी बड़े एक होता है हेल्थ। लेकिन अभी का एक कॉन्सेप्ट आया है सक्सेसफुल एजिंग। सक्सेसफुल एजिंग मतलब क्या? एक ऐसी एजिंग, एजिंग मतलब तुम्हारे बुजुर्ग की बात है कि उस टाइप की एजिंग, वो लोग जो लोग 60 के बावजूद भी एक्टिव हैं,
उनको किसी भी तरीके का वो नहीं है, फिजिकल इलनेस नहीं है, वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। वो उनको पता है कि अपना काम क्या करना है, अपने दोस्तों से कैसे मिलना है, अपनी सोसाइटी में कैसे सक्सेसफुल एजिंग। वो अपने आप को बुजुर्ग समझते ही नहीं है, वो अपने आप को ओल्ड एज में कंसिडर ही नहीं करते। दीज आर द पीपल हु आर सक्सेसफुल एज्ड। तो ये इसके ऊपर फोकस होता है कि आप कितना अच्छे से काम कर पाते हो, आपका रिलेशनशिप लोगों के साथ कितना अच्छा है, आप कितने हेल्दी हो और कितने कॉग्निटिवली फिट हो। यस। अब जब आपका रिटायरमेंट होता है, तो रिटायरमेंट जब आपकी वोकेशनल लाइफ, जब आप अपना कोई अच्छे आप प्रोफेसर थे या जब आप कोई बैंक मैनेजर, जब जब आपकी उससे रिटायरमेंट होती है तो वो कुछ बहुत सिग्निफिकेंट है। बहुत लोग अपने रिटायरमेंट को देखेंगे, अरे यार रिटायरमेंट हो गया अब मैं क्या करूं। बहुत लोग उस रिटायरमेंट को नेगेटिवली देखते हैं, अफसोस करते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन बहुत लोग उसी रिटायरमेंट को पॉजिटिव देखते हैं। उनको ये लगता है कि जो मैं उस टाइम नहीं कर पाया था, वो मैं आज कर सकता हूँ। आज मैं अपने शौक, अपने पैशन, अपने जुनून को मैं पूरा कर सकता हूँ। यस। मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था, जब वो नीट का पेपर आया था, तो एक 74 या 72 एज के एक अंकल थे। उन्होंने नीट का पेपर दिया था। उनको नीट का पेपर देने की क्या जरूरत थी? अब वो डॉक्टर बन के क्या करेंगे? उनको तो ऑलरेडी रिटायरमेंट हो गया। लेकिन उनको उनकी माँ ने कहा था कि बेटा तुम डॉक्टर बनना। तो वो आए थे अपना नीट का पेपर देने। कैन यू इमेजिन? हम लोग यहाँ पर बहुत पढ़ पढ़ के हमें लगता है थक गए, लेकिन वो इंसान अपना रिटायरमेंट करके, रिटायरमेंट उनकी हो गई है और अब वो आए हैं नीट का पेपर देने। तो बहुत लोग अपने रिटायरमेंट को एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ देखते हैं कि उनके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है कुछ करने की। उनके लिए भी जीवन खत्म नहीं हुआ है, उनको अभी और सीखना है। दैट जो सीखना है का वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, कि मुझे और सीखना है, अभी मैंने कुछ किया ही क्या है, वो वाला आपका जो माइंडसेट है ना, इट विल टेक यू टू द लॉन्गेस्ट पार्ट, टू द इन्फिनाइट स्टेप ऑफ सक्सेस। ट्रस्ट मी। लेकिन जिस दिन तुम्हारे मन में ये ख्याल आ गया ना कि अब कितना पढ़ूंगा यार, हो गया, अब तुम्हें क्या, कितना पढ़ना था, जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया, मुझे सारा ज्ञान हो गया, उस दिन यू एज अ ह्यूमन विल स्टॉप ग्रोइंग, स्टॉप डेवलपिंग। ट्रस्ट। तुम्हारा यहाँ से दिमाग, तुम डेवलप होना ही बंद, क्योंकि तुमने सीखने की चाह बंद कर दी, तुम्हारा सीखने का जुनून खत्म हो। तो रिटायरमेंट फ्रॉम एक्टिव वोकेशनल लाइफ इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। बहुत लोग इसको नेगेटिव चेंज देखेंगे। उनको लगेगा कि ये उनके बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन है, सेल्फ एस्टीम से सेपरेशन है। कुछ लोग इसको अपने इंटरेस्ट के लिए देखेंगे कि इसमें वो अपना इंटरेस्ट परस्यू कर सकते हैं, है ना। वो अपने नए नए एक्सपीरियंस, नए नए शौक करते हैं। कोई ट्रैकिंग पे जाता है, कोई एडवेंचरस एक्टिविटी करता है, कोई अपना रेस्टोरेंट खोलता है ना, कोई रील्स बनाता है ना। एक दादी की रसोई कर दी, देयर इज अ चैनल, तो वो दादी है, वो बहुत नए नए तरीके के खाना बनाती हैं, बहुत तरह तरह की रेसिपी बन, बहुत क्यूट सी है ना। बहुत सिंपल सा उनका बिगनिंग भी होता है वीडियो का, बहुत प्यारे वीडियोस भी डालती है ना, नए नए तरीके के खाने के। तो लोग ये सारे काम करते हैं, वो अपने शौक, अपने जुनून, अपनी चीजों को एक्टिव रखते हैं, जस्ट टू प्रेफर टू कीप देम बिजी और वेल एंड वेल एडजस्टेड, बेटर एडजस्टेड। क्यों? क्योंकि जब आप रिटायरमेंट आपका हो गया तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए, तो आपको खाली बैठ के रिलैक्स करना चाहिए। बट आप फाइनेंशियली कहाँ से आप एडजस्ट करोगे? आप हमेशा अपने बच्चे पे तो डिपेंडेंट नहीं रहोगे। आइडियली बच्चे पे लोग डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन हर बच्चा तो आपको बागबान वाली फीलिंग दिल करवा देगा, है ना। पेरेंट्स का तो तुझसे भी भरोसा उठ जाता है। बागबान की तरह मूवी देख ली है, तो बच्चे से भरोसा उठ जाता है ना। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, वो अपने शौक को पूरा करते हैं, वो अपने शौक को कभी खत्म नहीं करते। अभी उन्होंने जो कर लिया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो अपना जो भी उनको इंटरेस्ट है उसको कंटिन्यू रखते हैं, कि उनको फाइनेंशियली वो किसी के ऊपर बर्डन ना फील करें। तो ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट एक चैलेंजिंग पार्ट है ओल्ड एज का। ट्रस्ट मी, बहुत चैलेंजिंग पार्ट है। तो इसी वजह से भी ये लोग अपने चीजों को, अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं, कि जब वो भी खाली बैठेंगे उनको बस नेगेटिव थॉट्स आएंगे, उनको नेगेटिविटी आएगी। तो वो उस नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखने के लिए दे ट्राई टू कीप देमसेल्फ बिजी, है ना। तो ओल्डर एडल्ट्स क्या, वो बहुत सारे चेंजेस भी उनके उनके रोल्स में भी काफी चेंजेस होते हैं, उनके फैमिली स्ट्रक्चर में काफी चेंजेस होते हैं। पहले वो पेरेंट थे, अब वो ग्रैंड पेरेंट बन जाते हैं, है ना, बच्चे के बच्चों को संभालते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें सीखते हैं, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी अपने करियर में बिजी होते हैं और अपना अलग अलग इंडिपेंडेंट घर बनाते हैं। तो
अब पेरेंट्स क्या है, ओल्डर पेरेंट्स क्या है, वो अपने बच्चों पे निर्भर करते हैं, जहाँ उनके पेरेंट्स रहेंगे वो वहां से रहते हैं जाके, चाहे उनको अच्छा लगे नहीं लगे। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए वो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, और अपनी जो भी अकेलापन है, अगर उनको कोई भी अकेलापन, तो उसको दूर करने के लिए आ, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। तो उनके अंदर काफी ज्यादा मजबूरी, बेबस वाली फीलिंग, डिप्रेशन, ये सारी चीजें उनके अंदर होती है। क्योंकि बुजुर्गों का क्या होता है, उनके पेरेंट बाहर चले गए, है ना। जो बड़े लोग होते हैं, तो क्या होता है, बूढ़े बड़े लोग जो होते हैं, उनके बच्चे घर के बाहर चले जाएंगे, मतलब घर के बाहर आए थे, फॉरेन चले जाएंगे, वहीं बस जाएंगे, और फिर यहाँ पे बस वहीं रह जाते हैं, तो कितना बुरा लगता है। वो कैसे अकेला अपना जीवन काटते हैं, और फिर छुट्टियों में ही बच्चे बस आते हैं उनसे मिलने के लिए एज अ गेस्ट, 10-15 दिन के लिए आएंगे, फिर दे गो बैक। तो दिस सॉर्ट ऑफ फीलिंग जो उस टाइम एक ओल्ड एज में जो भी इंसान है उसको एक्सपीरियंस होता है, वो हम नहीं अभी समझ पाओगे, है ना। जब तुम खुद बुढ़ापे तक जाओगे, जब तक तुम्हें समझ में आएगी कि बुढ़ापे का एक्चुअली क्या होता है। अगर आपके घर में दादा दादी है, नाना नानी है, तो तुम समझ सकते हो कि क्या, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यस, इवन ओल्ड एज में क्या आपकी एनर्जी लेवल काफी कम होती है, आपका हेल्थ एस्पेक्ट ज्यादा आता है, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है। इस वजह से ऑल्सो यू फील थोड़ा सा इनसिक्योर होते हो, आपको लगता है कि बहुत कुछ खाली खाली है, सब कुछ मेरे पास पूरा नहीं है। यस, उसके बाद बाकियों के ऊपर वो काफी निर्भर करते हैं कि उनके लिए लोग काफी केयर करें, उनकी लोग देख रेख करें, वो ये टाइप का सपोर्ट लोगों से चाहते हैं। तो अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें, तो क्या, जो हमारे पेरेंट्स, जो बुजुर्ग हैं, वो हम अपने बच्चों पे डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको केयर मिले, उनकी देखभाल पे बच्चे, बचपन में पेरेंट्स ने अपने बच्चों की देखभाल करी थी, अब बुढ़ापे में बच्चे अपने पेरेंट्स की देखभाल करें। तो ये सिंपल सा रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल है ना। पेरेंट्स जो होते हैं काफी ओरिएंटल कल्चर्स में, ओरिएंटल कल्चर क्या, हमारा वाला कल्चर, कलेक्टिविस्टिक कल्चर में अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उस होप के साथ कि उनको ओल्ड एज में उनके बच्चे केयर करेंगे, उनके बच्चे उनकी जरूरतें पूरी करेंगे। जैसे अभी तक हमारे पेरेंट्स हमारी जरूरतें पूरी करेंगे, आगे जाके आप भी अपने पेरेंट्स की जरूरतें पूरी करोगे, आप भी अपने पेरेंट्स के शौक पूरे करोगे, उनकी ध्यान, उनकी केयर करोगे, जैसे अभी तक वो आप ही करते आए हैं। सिंपल सा है। लेकिन, और इससे क्या होगा, आप अगर पेरेंट को ऐसा करोगे तो उनको एज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगा, बिलोंगिंग फील होगा, एक उनके अंदर एक होप रहेगी कि हाँ, मेरे बच्चे कोई तो काम के हैं, मेरे बच्चे इतना तो मेरे लिए कर रहे हैं, और उनके लिए कोई तो है, मतलब कोई तो उनका ध्यान रखने के लिए जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी। और ये एक बात याद रखना कि हर दिन एक कभी ना कभी तुम भी ग्रो करोगे, और तुम्हारे साथ भी ये सब चीजें आएंगी, है ना। तो अपने पेरेंट्स को अच्छे से ट्रीट करो, अपने पेरेंट्स की सारी जरूरतों को पूरी करो, क्योंकि कल को तुम्हारे भी बच्चे होंगे, और जिस तरीके से अभी तुम अपने पेरेंट्स को डील करोगे, अपने पेरेंट्स के साथ बिहेव करोगे, कल को तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ ऐसा ही बिहेव करेंगे। ये बात हमेशा याद रखना कि कर्मा कम बैक्स टू यू। आज तुम जैसा करोगे, कल कर्मा तुम्हें वहीं पे, तुम्हें उसकी सजा तुम्हें देगा। अगर तुम्हें अच्छा किया तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, तुमने गलत किया तो तुम्हें गलत फल मिलेगा। तो रिस्पेक्ट एवरी, स्पेशली योर पेरेंट्स। यस। ऑल्दो अब हो गया तुम्हारा ओल्ड एज, अब यहाँ ओल्ड एज तक तो हमारा भी ये भी खत्म हो, अब इसके बाद क्या, खत्म, डेथ, मरण, मरना ही है सब कुछ, अल्टीमेट ट्रूथ है हमारी जिंदगी का। हर एक चीज हमेशा परमानेंट तो रहती नहीं है, सब टेम्परेरी है ना। हमने बोला था डेवलपमेंट भी टेम्परेरी स्टेज है, डेवलपमेंट स्टेजेस जो अभी तुमने पढ़ी सारे टेम्परेरी है। तो इसमें एक और स्टेज आ जाता है, दैट इज डेथ। जनरली बोलते हैं कि लेट एडल्टहुड में, लेकिन इसका ऐसा कोई निश्चित समय तो है नहीं, कभी भी आ सकता है। यस। तो अगर ये, अगर छोट बच्चों में आ जाए, है ना, डेथ, अगर कोई जल्दी गुजर जाए, है ना, बचपन में ही गुजर जाए या यंग एडल्ट में गुजर जाए, तो ये काफी ज्यादा अफसोस, काफी ज्यादा सदमे वाली बात होती है किसी पेरेंट के लिए, किसी के लिए भी, उसी के फैमिली वालों के लिए ही बहुत ज्यादा सदमे की बात होती है ना। मुझे समझ में नहीं आता ये तो चलते चलते ये तुम्हारा मेरा कैमरा क्यों हो जाता है। तो किसी के लिए भी अगर उम्र से पहले उसका, उम्र देखो, उम्र बोली जाती है कि बुढ़ापे के बाद, बुढ़ापे में ही होना चाहिए, लेकिन अगर बुढ़ापे से पहले हो जाए, किसी पेरेंट ने अपने बच्चे को खो दिया बचपन में ही, उसका उनका जब उनका बच्चा बचपन में था, बचपन वाले स्टेज में था, या यंग एडल्ट उसमें ही उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया, है ना। या मान लो कोई आर्मी में था,
अभी अभी आर्मी में गया था, है ना, और उसमें उनका 1 साल के अंदर उसकी पोस्टिंग हुई थी और उसमें वो शहीद हो जाए, शादी हो गई थी, शादी के बाद पोस्टिंग हो गई, उसमें वो कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स अच्छा तो नहीं ही लगेगा, अच्छा लगने वाली बात भी नहीं है जो अच्छा लगेगा, लेकिन मतलब वही वाली बात है, वो कितना सदमे वाली बात है। तो दैट्स ऑल बिकॉज कि अगर हम इन एज ग्रुप में देखें, अगर हम बचपन में देखें, चाइल्डहुड में देखें या यंगर एडल्ट में देखें, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। लेकिन अगर हम बुजुर्ग में देखें, ओल्डर एडल्ट में देखें, तो इट इज मोर लाइकली कि इस वजह से डेथ ज्यादा होती है। बचपन में या यंग एडल्ट में होती है बहुत ज्यादा एक्सीडेंट वगैरह का हमारा केस आता है, यस। लेकिन बुजुर्ग में क्या होता है, क्रॉनिक डिसीज होता है। तो डेथ ऑफ अ स्पाउस मतलब अपने पार्टनर की जो डेथ होती है, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लॉस होता है किसी के लिए भी, क्योंकि उसके बाद इंसान किस चीज के साथ रह जाता है, एक ग्रीफ के साथ, दर्द के साथ, दुख के साथ, अकेलेपन के साथ, फाइनेंशियल लॉस के साथ, और ऑल्सो बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। विडोज जो है बहुत ज्यादा नंबर्स के हैं, क्योंकि विडो मतलब कौन, विमेन। तो लड़की जो औरतें हैं वो ज्यादा मर्दों से ज्यादा लंबा जीती हैं, क्यों? विडोज बाय फार आउट नंबर विडोअर्स, क्यों? क्योंकि स्टडीज में ये दिखा कि औरतें मर्दों से ज्यादा रहती हैं, और दे मैरी मैन ओल्डर देन देमसेल्फ, अपने से छोटे से नहीं, अपने बड़े, अपने जो उनसे बड़े होते हैं उनसे शादी कर लेते जब उनके पार्टनर गुजर जाते। तो इस टाइम पे क्या, इस टाइम पे क्या क्या चीजें होती हैं, वो अपने बच्चों से सपोर्ट उनको चाहिए, अपने फ्रेंड ग्रुप से चाहिए, अपने पोता पोती से चाहिए, अपने हर किसी से इस सदमे से, इस लॉस से कोप करने के लिए वो इन सारे लोगों का सपोर्ट उसको चाहिए, ठीक है। और डिफरेंट कल्चर में इस चीज को, ये कल्चरल स्पेसिफिक होता है। देखो इंडिया में किस तरीके से, हम इंडिया में अगर अलग अलग जगह देखेंगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें होती है डेथ रिलेटेड ही। अगर हम तो जैसे एक हमारा गॉन्ड कल्चर है हमारे ही कंट्री का, उसमें बोला जाता है कि जो डेथ हुई है किसी की, मरण जो कोई मर रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज कि कोई मैजिक हुआ है या कोई डीमन की वजह से हुआ है। अगर हम तनाला कल्चर ऑफ मडागास्कर में हम बात करें, तो कोई नेचुरल फोर्सेस हैं, कुछ तो ऐसी शक्तियां हैं जिसकी वजह से डेथ हुई है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ह्यूमन डेवलपमेंट में जो अभी तक तुमने पूरा ये जो चैप्टर पढ़ा, इसका एक, अगर मैं एक लाइन में अगर मैं इसमें बोलने की कोशिश करूँ, हर एक डेवलपमेंट स्टेज, प्रीनेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड, ओल्ड एज, कुछ भी है, इवन डेथ भी मैं काउंट अगर मैं कर दूं, कुछ भी स्टेज अगर है, हर एक चीज तुम्हारा किसी ना किसी फैक्टर से हमेशा इन्फ्लुएंस होती ही होती है, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसी के साथ फाइनली वी हैव कंप्लीटेड योर ह्यूमन डेवलपमेंट, ये चैप्टर नंबर 3 तुम्हारा ऑफिशियली खत्म हो गया है। थोड़ा सा जो एक समरी का पार्ट है हम वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर की समाप्ति, और ये चैप्टर थोड़ा लंबा, वीडियो भी थोड़ी लंबी हो गई है, बस मुझे 5 से 10 मिनट और दो, इसके बाद हम लोग उसको रैप अप करें, ठीक है। सबसे पहला अगर हम डेवलपमेंट फेज पढ़े, तो प्री नेटल डेवलपमेंट, जो जब तुम कंसीव होते हो तब से शुरू होता है, बहुत सारी चीजों से अफेक्ट होता है। तुम्हारी माँ को उस टाइम क्या खाना मिल रहा था, उनकी वो क्या दवाइयां यूज कर रही थी, वो कोई इलनेस थी कि नहीं, हर चीज पे तुम्हारा मेटरनल डेवलपमेंट किसी का भी डेवलप डिपेंड करता है। मोटर डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, जो मोटर एक्टिविटी, एक्शन डेवलपमेंट जो होता है, वो सिफोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड्स पे फॉलो करता है। सिफोकॉर्डल मतलब हेड टू टो, और प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब सेंटर टू पेरिफेरी, है ना। और मोटर, अर्ली मोटर डेवलपमेंट तुम्हारी किस किस चीजों पे डिपेंड करते हैं, लर्निंग पे, कोई चीज तुम सीखते हो, और मैचुरेशन मतलब एक जेनेटिक भी होता है और एक एनवायरमेंट भी होता है। उसके बाद बच्चे पालना, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस सबका कल्चरली वेरिड होता है, और इसके साथ साथ ये कल्चर वेरिएशन की वजह से माँ, अब सॉरी, बच्चे और पेरेंट्स के बीच में किस टाइप का रिलेशन है, किस टाइप का अटैचमेंट है, वो भी अफेक्ट होता है। उसके बाद हम अगर पियाजे की थ्योरी पढ़े कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो इसमें 4 स्टेजेस आते हैं। एक है सेंसरी मोटर, जहाँ पे बच्चे का एनवायरमेंट के साथ काफी इंटरेक्शन है ना। उसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल, मतलब सेंसिटिव मोटर में बच्चे को समझ में आ जाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंट है, परमानेंस है।
प्री ऑपरेशन में बच्चे की काफी ज्यादा डेफिशिएंसी होती है, थिंकिंग में सेंट्रेशन होता है, एनिमिज्म होता है, इरिवर्सिबिलिटी होती है, ईगोसेंट्रिसिज्म होता है। अगर हम कंक्रीट ऑपरेशन की बात करें तो बच्चा लॉजिकल थिंकिंग में आ जाता है, चीजें ऑपरेट कर सकता है माइंड में, और कंजर्वेशन के एस्पेक्ट मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट को सोच समझ के डिसीजन ले सकता है। एंड फिर आ जाता है फॉर्मल ऑपरेशन जहाँ पे थिंकिंग और लॉजिकल सिस्टमैटिक होती है। फिर हम कोलबर्ग की बात करें तो उन्होंने मॉरल रीजनिंग की बात करी थी जो 3 स्टेजेस पे डेवलप होती है, एज रिलेटेड होती है। फिर हमने ग्रोथ स्पर्ट दैट इज एडोलेसेंस आपके स्टेज की बात करती है जहाँ पे ग्रोथ स्पर्ट गर्ल्स के लिए अलग और बॉयज के लिए अलग होती है ना। और इसी की वजह से आपका रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी या सेक्सुअल मेच्योरिटी की बात करूँ वो होता है, और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक। रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी बेसिकली हमारी प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक हमारा जो ऑब्जर्वेबल है, फेशियल फीचर्स और ये सब। और एरिक्सन के हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज एडोलेसेंस के टाइम पे आता है, दैट इज तुम्हारी आइडेंटिटी फॉर्मेशन। यस। फिर हमने एडल्टहुड आज पढ़ा, एडल्टहुड में हमने क्या क्या पढ़ा कि पर्सनालिटी आपकी जो होती है स्टेबिलिटी और चेंज की बेसिस पे होती है, आपकी एक सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी जो आपने बना ली होती है, और उसमें कुछ चेंजेस, छोटी मोटी चेंजेस आती रहती है। एडल्ट एडल्ट डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन क्या है? पहली बात आपका काम, आपकी फैमिली, आपकी शादी, आपके बच्चे, एवरीथिंग, फैमिली रिलेशनशिप इंक्लूडिंग मैरिज, पेरेंटहुड, चाइल्ड एंड चाइल्ड चिल्ड्रन लिविंग होम। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका, अगर हम एडल्टहुड में एज रिलेटेड फिजिकल ट्रांजिशन की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है कि आपकी मेमोरी में प्रॉब्लम होती है, आपकी अपीयरेंस में चेंजेस होती है, और इवन आपकी कॉग्निटिव डोमेन में भी है। सो विद दिस हमने हर एक चीज खत्म कर दी चैप्टर की। यस। और अगर मैं तुमसे बात करूं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो वो मैं तुम्हें कल बता दूंगी एक बार, ठीक है, क्योंकि आज ऑलरेडी तुम्हारा टाइम काफी एक्सटेंड हो गया है। एडल्टहुड में अगर मैं बात करूं तो एक नॉर्मल बात क्वेश्चन आ जाता है कि जब भी इंडिविजुअल एडोलेसेंस से एडल्टहुड में जाता है तो क्या क्या चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं। एक क्वेश्चन तुम इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, या ओल्ड एज के चैलेंजेस क्या आते हैं, इसमें तुम्हारा कोई भी तरीके का सवाल आ सकता है। सो विद दिस वी हैव फाइनली कंप्लीटेड ह्यूमन डेवलपमेंट। कल हम इसका जितना भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ग्लॉसरी है, जो प्रैक्टिस शीट है, वो भी हम एक बार डिस्कस करेंगे, और फिर मैं कल तुम्हारा ये जो पीडीएफ है मैं तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, तो प्लीज याद से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सो सॉरी कि मैं तुम्हारी क्लास नहीं ले पा रही हूँ, ऐसे बीच बीच में ब्रेक हो रही है, बट मैं हेल्पलेस हूँ। कल कैमरा काम नहीं कर रहा था, आज फाइनली कर रहा है, तो आई थॉट कि अब कोई रिस्क नहीं लेंगे, जब जो होगा हम उसको जल्दी जल्दी कर लेंगे। यस। सो सी यू टुमारो, टिल देन तुम बहुत 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 सारा तुम अपना ध्यान रखो, एंड ऑलरेडी इट्स अ वीकेंड, तो आज कल संडे है, तो प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स भी करना, लेकिन टाइम से इस वीडियो को भी देख लेना, ठीक है। एंड आज भी सैटरडे था, तो सैटरडे को भी थोड़ा सा एंजॉय करो, अच्छी चीजें खाओ, अच्छी चीजें देखो, है ना। लेकिन थोड़ा थोड़ा साइड साइड पढ़ाई भी करते रहो, ठीक है। अगर पीटी शुरू होने वाला है, लाइक पीरियोडिक टेस्ट तुम्हारे शुरू होने वाले हैं, तो सबके लिए भी पढ़ाई लिखाई शुरू करो, ठीक है। सो सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, दैट इज 4:30 PM एट दिस प्लेटफॉर्म। टिल देन टेक केयर, ज्यादा टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। एंड अगर कोई भी कंसर्न है तो मेल कर देना, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी हुई है। Until then, lots of love. Take care. See you tomorrow at 4:30 PM. Till then, take care. Bye bye.